नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जिन्हें द लेजर मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, फादर ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी कहा जाता है, डॉक्टर गणेश पाई। सर, सबसे पहले अपने बचपन की जर्नी बताइए। देखिए, आई वॉज बॉर्न इन मैंगलोर क्योंकि दिस इज माई होम टाउन, बट माई फादर वॉज ए प्रोफेसर। ये इंडियन स्कूल ऑफ माइंस नाम की एक इंस्टीट्यूशन है धनबाद में, जो उस वक्त बिहार में थी, अब झारखंड में है। तो आई ग्रो अप देयर। ही वॉज अ प्रोफेसर इन इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। उसके पहले वो बिट्स पिलानी में थे, इंग्लैंड रिटर्न थे वो, और वहाँ माइनिंग इंजीनियरिंग कॉलेज में वो प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। एंड आई ग्रो अप देयर फ्रॉम अ स्मॉल एज। और वहीं मैं स्कूल भी गया, डिनोबली स्कूल था, जो ऐसा स्कूल है उसमें से बहुत लीडर्स आए हैं, मैनी लीडर्स, मैनी एयरफोर्स आर्मी पर्सनल, जनरल्स, top people in the business community, top people in broadcasting, हर चीज़ में लीडर्स आए हैं उसमें से। वो बहुत क्या स्कूल थी बताए, बहुत फ्यूचरिस्टिक टाइप के स्कूल थी, क्योंकि वहाँ जो आए थे जो टीचर वगैरह वो अमेरिकन प्रिंस थे, एंड दे हैड imbibed in us very good knowledge and a clear path to a future of leadership. तो आई ग्रो अप देयर, और जैसे स्कूल चलता रहा, आई केप्ट एडवांसिंग फ्रॉम क्लास टू क्लास। कोई खास ज़्यादा फोकस नहीं था, हर चीज़ पर फोकस था, खेलना भी था, मज़ा भी करना था, बच्चे थे काफ़ी कैंपस में। और स्कूल में आई बिगैन टू फाइंड दैट आई वॉज नॉट पर्टिकुलरली ब्राइट, आई वॉज एन ऑलराउंडर। बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग दोनों चलता है ना, कोई खास में स्पेशलिस्ट नहीं थे। लेकिन 9th या 10th स्टैंडर्ड में मुझे ये मालूम पड़ा, हमारे इंटर स्कूल डिबेट्स थे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के, ये जेजुइट स्कूल्स के। तो वहाँ मुझे मालूम पड़ा कि अंग्रेजी में लिखना और बात करना इज़ ए गिफ्ट ऑफ गॉड टू मी। तो वहाँ से मैंने सोचा कि आफ्टर कॉलेज, आफ्टर PUC, जो बोलते हैं 12 +2, आई गॉट अ सीट इन मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज फॉर जर्नलिज्म। तो मैंने सोचा कि मैं जर्नलिस्ट बनूंगा। तो वहाँ उसके बाद आई थॉट कि मैं किताबें लिखूंगा, और सोचा कि कहीं एडिटर या सब एडिटर भी बन सकता हूँ न्यूज़पेपर का। तो वहाँ से जब मुझे सीट मिली तो मैं धनबाद से यहाँ आया 6 महीने की छुट्टी के लिए, क्योंकि ये इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट दिसंबर में ख़त्म होता है, वो कॉलेज 6 जून में स्टार्ट होता है, 6 महीने बाद। I stayed with my uncle, Professor MP Pai, who was the Dean and Professor of Surgery. तो उसने क्या किया, रोज़ हमें ऑपरेशन दिखाने ले जाता था, लाइब्रेरी ले गया, कॉलेज ले गया। तो मैं बहुत इम्प्रेस हो गया, क्योंकि आई फाउंड दैट इट वाज an unequal relationship. Patients were looking up to him. He was kind and nice to them. He was helping them. It was so exciting. तो हमने सोचा कि चलो यार, किताब तो बाद में भी लिख सकते हैं, देखो लिखी हैं 3, पहले हम डॉक्टर बनते हैं। तो आने पटरी बदल दी और ब्रॉड गेज पे आ गया, मीटर गेज पटरी से। और वहाँ से आई रीडिड 1 year विद बायोलॉजी, एंड देन आई जॉइंड कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज। कौन से साल में हुआ सर ये हुआ 1970 में। 69 में मेरा यहाँ रिपीट किया 1 साल जस्ट फॉर बायोलॉजी, और 1970 आई जॉइंड कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज। और 5 साल के बाद 1975 के बाद 75, 76 वगैरह इंटर्नशिप हो गया, और 77 आई जॉइंड फॉर डिप्लोमा इन डर्मेटोलॉजी। और वो उस टाइम का था वो कि नोबडी वांटेड डर्मेटोलॉजी। देखो उस टाइम 3 लाइन किसी को नहीं चाहिए थे। एक था रेडियोलॉजी, लोग बोलते थे इसमें क्या है, तो फोटोग्राफी है, फोटोग्राफर हैं ये लोग। और एक था ऑर्थोपेडिक्स, जो जन्म भी नहीं हुआ था, जनरल सर्जन सर्जरी कर रहे थे। और थर्ड था स्किन, तो स्किन के बारे में इसमें क्या है भाई, 2-3 ट्यूब तो हैं, या ये लिखो या वो लिखो। और गीला चमड़ा है तो सुखाओ, और सूखा चमड़ा है तो उसको थोड़ा गीला करो, और क्या है इसमें। बट आई टुक इट बिकॉज आई लाइक्ड इट, क्योंकि इसमें मुझे बहुत फैसिनेशन आ गया। बट आई डिडंट नो कि दिस स्पेशलिटी विल एक्सप्लोड इनटू समथिंग फैंटास्टिक। इसीलिए हम आज भी लोगों को बोलते हैं कि आपको जो पसंद है उसको ही लेना। तो आपका इंटरेस्ट कैसे है? देखिए अब क्या है, जैसे बता रहा हूँ, देखिए कुछ भी हो, आई आस्क पीपल, आपको फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। 3 साल से आगे मत देखो, बिकॉज सो मेनी डिसरप्टिव फोर्सेस कम इन।
योर इंटरेस्ट में चेंज, थिंग्स में चेंज। अभी देखिए मैं एक्सीडेंटल डर्मेटोलॉजी मैंने क्यों लिखी, आई वांटेड टू बी अ जर्नलिस्ट, बन गया डॉक्टर। जब मैं डॉक्टर बनना था आई थॉट आई विल बी अ फिजिशियन। लास्ट में इंटर्नशिप में मैं डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट बहुत पसंद आया मुझे, आई शिफ्टेड टू डर्मेटोलॉजी। तो समटाइम्स क्या है, ट्रैफिक लाइट का सिग्नल जैसा है कि ये ऑरेंज लाइट आता है ना, तो आपको या आगे जाना है या रुकना है, दोनों में से एक। तो अगर उसको ठीक से जज करेंगे तो ऑरेंज लाइट रेड होने से पहले आप बेड़ा पार करके निकल सकते हैं, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई डिड डर्मेटोलॉजी, एंड उसके बाद इसलिए मैं लोगों को बोलता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि देखो हमारे क्लास में काफ़ी ऐसे थे जो बहुत नामी लड़के थे, मतलब वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट, आई वॉज गुड, दे वर ब्रिलियंट। उन्होंने उनके मार्क के मुताबिक सर्जरी या मेडिसिन या गायनेक लिया, not because they liked it, but because they had the highest mark. So when you join a course because you like it, irrespective of your marks, then आपको क्या आता है, आपको पैशन आ जाता है काम करने का। अगर आप को पसंद नहीं आता तो आपको 10 घंटे निकालने में बहुत मुश्किल हो जाएगा, बट इफ़ यू लाइक द जॉब 10 घंटे कम लगते हैं, 14, 20, 18 घंटे भी आप काम कर लेंगे। सो इसमें पैशन आ जाता है। सो विदाउट पैशन यू कॉट, क्योंकि सी इन आवर लाइफ हमें क्या मिलता है, एक तो देखिए जैसे मैंने इसमें लिखा है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रैंकोइज वोल्टेयर ने लिखा था, फ्रेंच फिलोसोफर फ्रैंकोइज वोल्टेयर कंपेयर्ड लाइफ टू अ गेम ऑफ कार्ड्स, ताश के कार्ड जैसे। ईच प्लेयर मस्ट एक्सेप्ट द कार्ड्स डेल्ट टू देम, है ना, आपको जो ताश के पत्ते आते हैं उसका एक्सेप्ट करना, बट वंस दोज कार्ड्स आर इन योर हैंड, दे अलोन डिसाइड हाउ टू प्ले द कार्ड्स टू विन द गेम। फिर आपके हाथ में गेम आ गया। So if we superimpose Voltaire's statement on our practice, the cards are those of finance and location. देखिए हम डॉक्टर बन रहे हैं, फिनांस हमारे हाथ में नहीं है, अगर मार्क कम है या क्लिनिक कहीं खोलना है या सीट मिलने में पैसे नहीं है, अगर मिल गया सीट तो क्लिनिक खोलने में पैसे नहीं है, तो एक फिनेंस वो हमारे हाथ में नहीं है छोटे उम्र में, या फादर के पास होगा या ब्रदर के पास होगा या फादर इन लॉ, किसी के पास होना चाहिए। और दूसरा है लोकेशन। अब आप छोटे गांव में आप खेलोगे तो रणजी ट्रॉफी मैच खेलोगे, बड़े गांव में खेलोगे तो टेस्ट मैच खेलोगे, एक्सपोजर ज़्यादा मिलेगा आपको। लेकिन दो चीज़ें हमारी हाथ में है, पैशन एंड एटीट्यूड। दीज आर द कार्ड्स विच वी कैन यूज टू विन द गेम। एक तो पैशन फॉर वर्क और दूसरा एटीट्यूड। हम हमेशा बोलते हैं ना, डोंट लुक डाउन ऑन पीपल अनलेस यू आर एडमायरिंग देयर शूज़। शूज़ को एडमायर करना है तो नीचे देखिए, नहीं तो हर एक आदमी का कदर करना चाहिए, बिकॉज दैट इज द वे लाइफ इज। वैल्यू द पर्सन फॉर व्हाट ही इज, नॉट व्हाट ही इज वर्थ। डर्मेटोलॉजी के लिए आपने ही सोचा कि मुझे करना है, कि आपको किसी ने सजेशन नहीं नहीं, मैंने खुद किया, क्योंकि देखिए मुझे आराम चाहिए था। मुझे ये सर्जन अंकल के साथ, गायनेक आंटी के साथ ठहर के देखा कि इनका दिन और रात एक ही है, 10 बजे की डिलीवरी, 2 बजे का सर्जरी, 5 बजे का सिजेरियन। तो आई वॉन्टेड ए गुड 8 hours ऑफ स्लीप फॉर 2 reasons। एक मेरी क्रिएटिविटी, सी आई एम नॉट ए पर्सन हु इज़ पैशनेट अबाउट प्रैक्टिस। मुझे प्रैक्टिस भी चाहिए, अच्छा लोगों से मिलना भी है, किताबें लिखनी है, क्रिकेट मैच देखने हैं, शेयर मार्केट में ज़बरदस्त डील भी करना है, हर चीज़ में है, मैं पेपर्स पढ़ने हैं, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है। तो व्हेन यू हैव अ वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट देन यू कैन नॉट टेक एनी अदर लाइन एक्सेप्ट डर्मेटोलॉजी एंड ऑफ्थेल्मोलॉजी। और तीसरा तो जो साइकाट्री बोलते हैं, अब साइकाट्री में तो इंटरेस्ट नहीं था, ऑफ्थेल्मोलॉजी तो आई प्रिफर डर्मेटोलॉजी ऑफ्थेल्मोलॉजी। फिर मेरे बेटे ने ऑफ्थेल्मोलॉजी ले लिया, तो वो सर्कल कंप्लीट हो गया। गुड। आपके डर्मेटोलॉजिस्ट बनने की जर्नी बताइए सर, जब आपने यूजी पूरा कर लिया। तो मैं 1977 आई जॉइन डर्मेटोलॉजी। उस टाइम एमडी सीट नहीं था, यहाँ डिप्लोमा था, तो आई टुक द डिप्लोमा सीट। 2 साल मेरे उसमें गए, काफ़ी रोमांचक 2 years थे वो, क्योंकि स्किन वॉज इवॉल्विंग बट देयर वर सो मेनी स्किन डिजीजेस, सोरियासिस, एक्जिमास। उस टाइम हेयर लॉस कम था पेशेंट्स को, एक्नी कम था, अभी जो बहुत बढ़ गया उस टाइम नहीं था। एंड आई कंटिन्यूड एंड देन 79 आई जॉइन फॉर माई एमडी। 81 में मेरा एमडी भी हो गया, एमडी इन डर्मेटोलॉजी। उसके बाद तुरंत आई जॉइंड एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज, अपनी मेडिकल कॉलेज में। एंड देन आई कंटिन्यूड विद प्रैक्टिस। तो सुबह मैं पढ़ाता था और शाम को मैं प्रैक्टिस करता था। इट वॉज अ वेरी बैलेंस्ड लाइफ, गुड लाइफ, क्योंकि वी हैड एकेडमिक्स इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग,
सरस्वती इन द मॉर्निंग, लक्ष्मी इन द इवनिंग, तो ऐसे चलता था प्रैक्टिस में. एंड इन 86 I became a reader, which is equivalent to associate professor. And in 1990 I became professor and head of the department at age of 39. When my professor retired and went elsewhere, तो मैं छोटी उम्र पे comparatively at the age of 39, 38-39 के बीच में I became head of the department. और वहाँ से I took it forward. फिर 95 में I went to Guy's and St. Thomas's London ना, तो वहाँ मेरे काफ़ी विचार बदल गए, because there I saw phototherapy का section, lasers नए नए आए थे, lasers had started there. हालांकि ओल्ड टाइप ऑफ लेजर्स अभी के यहाँ तो थे ही नहीं, वहाँ तो आए थे. तो लेज़र सेक्शन देखा, सोरियासिस फोटोथेरेपी देखा, इम्यूनोलॉजी देखा, तरह तरह की चीज़ें देखी हमने. सो व्हेन आई केम बैक आई सेड कि हमें भी ऐसा ही कुछ बनाना चाहिए जो बिटवीन, देखिए डर्मेटोलॉजी में हॉस्पिटल नहीं चलती है, इन द सेंस दैट एडमिशंस आर वेरी फ्यू, सो देयर इज़ नो नीड ऑफ अ हॉस्पिटल. और अगर आप कंसल्टेशन करेंगे तो मशीनें वगैरह रख नहीं सकते आप. So what I did was I started this kind of a daycare center type, जहाँ मैंने 2,500-3,000 हज़ार स्क्वायर फीट खरीद लिए, बाद में थोड़ा ऐड भी कर लिया. And I started this center in 1998, March 13th. तब तक 1980 से 1980 तक I was in another set place, consultation. 98 के बाद I was in this place where I am now, which is a large center with multiple operation theaters, 8 of them with different machines, which are all on the top floor, mezzanine floor, and नीचे is consultation, waiting वगैरह. So that is how I went. आपके डिप्लोमा करते समय सर, जब 80s 90s का समय था, 70s का था, 70s का था, हाँ, तब आप प्रोक्योर कैसे करते थे बुक्स को, सारी चीज़ों देखिए हम बुक्स तो हमारे 2 या 3 ही थे. एक रूक था, which was considered the Bible or Ramayana of dermatology, रूक, हाँ, और हाँ रूक्स टेक्स्ट बुक ऑफ डर्मेटोलॉजी. तब 2 वॉल्यूम थे, अब 4 वॉल्यूम बन गए, यानी इतना फैल गया है नॉलेज. एंड उसके बाद 1-2 और छोटी किताबें थी, वेनेरियोलॉजी की थी, लेप्रोसी की थी, जॉपलिंग. तो हम लाइब्रेरी में जाके पढ़ा करते थे शाम को 6 या 7 बजे से शाम को रात को 11-12 तक हम पढ़ा करते थे लाइब्रेरी में. बीच में एक छोटा सा डिनर ब्रेक था. और वहाँ बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी केएमसी की. वहाँ रेफरेंस इंडेक्स मेडिकस बोल के था. उस टाइम देयर वाज नो प्रोक्योरमेंट ऑफ ऑनलाइन मटेरियल और गूगलिंग मटेरियल. तो इंडेक्स मेडिकस था, तो पूरे जो जर्नल्स छप के आते थे वो लाइब्रेरी में शेल्फ पे रखे जाते थे. पुराने जर्नल्स को बाइंड करके रखा जाता था साथ में. एंड इंडेक्स मेडिकस से हम जाके अगर हमें एक टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए थी, देन वी वुड गो टू दैट बुक, गो टू इंडेक्स मेडिकस, find out that journal and read about it. And we could take 1 or 2 journals out of the library, and if we were very good to the librarian, एक एक्स्ट्रा जर्नल भी दे देते थे कि पढ़ के वापस लाओ. सो वी नॉर्मली रीड एंड ब्रिंग इट बैक. आप जब डर्मेटोलॉजी कर रहे थे, हाँ, तब कुछ आप जर्नी बताना चाहेंगे? हाँ, देखिए हमारे 2 प्रोफेसर थे. एक प्रोफेसर जैन शेट्टी, who had come after studying his dermatology in Mumbai. वो उनसे हम बहुत प्रभावित थे. He was a very good teacher, a very good man also. He always encouraged me to do my best. इतना कि he even told me during post graduation, आप थोड़ा प्रैक्टिस करना है तो भी कर लो, you will supplement the income, क्योंकि वैसे भी बाद में करना ही है, अभी चाहिए तो थोड़ा कर लो. That was very kind of him. And प्रोफेसर सुदर्शन हेगड़े जो अभी भी हैं, who is 93 years old, मैं उनसे हमेशा मिलता हूँ, महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार. And these were the 2 professors, and they were very light-hearted, jolly people. बहुत ही खुशी, बहुत मजाक, very happy individuals. Jokes वगैरह काफ़ी, no seriousness except when they were teaching. जैसे कि आप सर्जन्स को देखेंगे ना, उनके सिर पर बहुत भार रहता है सारे भूलोक का, very grim, stressed. फिजिशियन देखें, किसी को देखिए, they are all in a different world. वैसे चल के भी जाते हैं तो कुछ अलग सोचते हैं. डर्मेटोलॉजी was very happy line. कोई था भी नहीं, कुछ क्या था. हम तो पेशेंट को देखते थे,
छूते भी नहीं थे और रिफ्लेक्सली हाथ धोते थे, क्योंकि एमबीबीएस में क्या है, पेशेंट को छूते हाथ देते, यहाँ देख के हाथ धोते थे हम लोग उतना आदत हो गया था. जस्ट हैव अ लुक एट द पेशेंट. द मैक्सिमम थिंग वी हैड वाज अ मैग्नीफाइंग ग्लास, तो उससे हमारा चलता था पूरा. So they were very good to me, and after I did my diploma wahi I joined for MD and I became registrar and then assistant professor. And then as time went on I took over the department as life went on. तो हमारे काफ़ी पोस्ट ग्रेजुएट्स भी थे. When I was ऐसा था कि when I was a teacher in my early years I had post graduates of my age. तो थोड़ा प्रॉब्लम था पढ़ाने में, क्योंकि डिसिप्लिन मेंटेन करने में एज गैप भी होना चाहिए. अब जिसको 50-55 पे प्रोफेसर बनना चाहिए, अगर वो 39-40 पर हो जाएगा तो इट्स अ डिफिकल्ट जर्नी टू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी एट सच अ यंग एज. सो दैट इज हाउ इट वाज. आपने अपनी फर्स्ट लेजर कब देखी? लेजर देखी थी मैंने गाइज एंड सेंट थॉमस में 95 में. उसके बाद देखी नहीं, खरीद ली मैंने 98 में. I was perhaps the first person in this country. I bought the Erbium laser. Erbium YAG laser. और उसे लेने में भी मैंने, देखिए, मैंने रोड बनाया, अब लोग उस रोड पे जा रहे हैं. Somebody has to make the road ना, तो it's an uncertain journey. तो पहले में मैंने Erbium YAG लिया, जो कि हल्के हल्के से चमड़ी को निकाल देता है. एंड इट्स वेरी यूजफुल टूल. हालांकि बहुत डर्मेटोलॉजिस्ट के पास अर्बियम नहीं है. मैं हमेशा बोलता हूँ कि अर्बियम इज़ वेरी नेसेसरी फॉर डूइंग डेलिकेट वर्क, एंड आई वाज वेरी पर्टिकुलर दैट इट शुड बी अ गुड कंपनी. तो मैं, देखिए, आई हैड नो रेफरेंस पॉइंट. आजकल क्या होता है, एक मशीन खरीदनी है एक यंग डॉक्टर को, तो 10 बड़े डॉक्टर से पूछता है, सीनियर से, कि कौन सा अच्छा है. देन ही डज द फिजिक्स एंड एवरीथिंग, ही चेक्स एवरीथिंग, देन ही चेक्स द प्राइस, देन ही देखता है कि कितने लोगों के पास है. अब मेरे पास तो वो था ही नहीं. आई हैड टू स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो. तो मैंने सोचा क्या, चलो भाई देखो, डॉर्नियर जो है हवाई जहाज़ बनाता है, और डॉर्नियर का लिथोट्रिप्सी मशीन भी है पत्थर तोड़ने के लिए, किडनी स्टोन्स के लिए. तो बोले ये 2 बनाता है तो ये तीसरा भी अच्छा ही होगा. तो मैंने लिया उसको. और आई डिडंट नो हाउ टू चार्ज पीपल आल्सो, क्योंकि अगर आप लेज़र लेते हो तो मतलब उसके मुताबिक आपको चार्ज भी करना चाहिए. तो आई वॉज अंडर चार्जिंग. तो 3 साल बाद दैट लेज़र वेंट आउट ऑफ ऑर्डर. तो मैंने देखा कि जितना मैंने उस पर डाला था पैसा 18 लाख, उतना ही वापस आया 18 लाख. हालांकि अगर मैं वो 18 लाख बैंक में रखता तो 12% था उस टाइम इंटरेस्ट. तो उसमें मुझे आई गॉट टू लर्न अ लेसन. और लेसन क्या हुआ कि जैसी मशीन ख़राब हुई, इंडिया में किसी और के पास थी भी नहीं, ना यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर था. तब जर्मनी को मैंने कांटेक्ट किया. वो बोले कि हम 2 इंजीनियर को भेजेंगे बिजनेस क्लास पर, और पार्ट भेजेंगे, और होटल. इसका मतलब कि हमने देखा कि 4-5 लाख का मेरा खर्चा है. तो मैंने वो मशीन को रिटायर कर दिया, और उसको मैंने अपने क्लिनिक में रखा. उसका पैनलिंग निकाल के जो जो ट्रेनिंग के लिए आने वाले थे उनको दिखाने के लिए कि भाई इसका मोटर ये है, इसका मिरर ये है, इसका ट्यूब ये है, इसका पंप ये है. तो इट बिकेम फॉर मी, एनाटॉमी म्यूजियम रहता है ना बॉडीज़ के पार्ट दिखाने के लिए एमबीबीएस में, इसी तरह इट बिकेम द एनाटॉमी म्यूजियम फॉर अ लेज़र. तो मैंने उस लेज़र को फेंका नहीं, ना रद्दी में दिया. मैंने उसको बच्चों को पढ़ाने के लिए क्लिनिक में रखा जो ट्रेनिंग के लिए आते थे. दैट वॉज माई फर्स्ट लेज़र. उसके बाद हर 1 साल या 2 साल में लेज़र लेते रहा. नेक्स्ट आई बॉट अ हेयर रिमूवल लेज़र. हेयर रिमूवल लेज़र लिया मैंने. उसके बाद वो लुमेन, पहले ये डॉर्नियर थी, उसके बाद लुमेनिस के लिए. उसके बाद आल्मा के मैंने 2-3 मशीन लिए. अर्बियम मशीन था वो पहले. उसके बाद आई टुक द आल्मा हार्मनी प्लेटफॉर्म, जिसमें तरह तरह के थे. क्यू स्विच था, ये आपका पिक्सल अर्बियम था, और उसमें IPL भी था, वो लिया. उसके बाद मैंने अलग डिवाइसेस लिए. फिर न्यू हेयर रिमूवल, फिर डिवाइसेस लिए. फिर उसके बाद मैंने हर 2-3 साल मशीन लेते रहा मैं टिल द ईयर 2015. 15 साल मैंने पैसे वापस घर नहीं ले गया. मैं आई डिडंट टेक द मनी होम. आई टुक द मनी एंड री इन्वेस्टेड इन मशीन्स. अभी मेरे पास 15 मशीनें हैं, अलग अलग लेजर्स. और बिकॉज आई एम अ की ओपिनियन लीडर, अब क्या होता है, अभी मैं खरीदता नहीं हूँ. आई एम क्लोज टू 74. बट मशीन्स कम टू मी फॉर ट्रायल एंड अप्रूवल.
एंड सर्टिफिकेशन। तो उस तरह क्या होता है, नए नए खिलौने मिलते हैं हमको 6 महीने, 3 महीने, 1 साल के लिए, जिससे आई कीप माई सेल्फ एंथुजियास्टिक। अगर एंथुजियाज्म रहे आदमी को, नए नए जैसे कि नई गाड़ी, नए लेज़र, इसमें जो है मज़ा अलग रहता है। सो आई यूज़ दैट एंड देन आई टेल देम, गिव देम द पैरामीटर्स एंड टेल देम कि ये बिकेगा या नहीं बिकेगा, मेन थिंग इज़ दैट। तो आजकल बहुत, उस टाइम साउथ कोरिया से मशीनें कम थी, अभी कोरियन मशीन्स बहुत आई हैं और इजरायली मशीन्स भी काफ़ी हैं। लेकिन जो है अभी 2 क्लास के डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, सीनियर्स हैं, जो या सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं या जिनके पास लेजर्स हैं, दे कैन अफोर्ड बेटर लेजर्स, एंड देयर आर यंगर सेट हु आर लुकिंग कॉन्स्टेंटली टू रिड्यूस देयर बजट, क्योंकि बजट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। आपने अपनी लेजर तो बहुत सारी ले ली, लेकिन आप लेजर की तरफ मूव कैसे हुए? स्किल देखते देखते आप लेजर की तरफ नहीं, बिकॉज दैट बिकेम माय पैशन। देखिए, मुझे पहले से क्या था, कुछ अलग करना है। अब जो लोग वही किताब खोल के पढ़ते हैं, फिर कलम लेके पेपर पे लिखते हैं, वो नहीं चलने वाला है। बिकॉज प्रोग्रेस इज डिसरप्टिव। प्रोग्रेस जब भी होता है ना, डिसरप्ट करके ही होता है ना। साइलेंस कहाँ होता है? हाईएस्ट साइलेंस होता है ग्रेवयार्ड में, जहाँ मुर्दों को दफनाते हैं। बट हु वांट्स दैट साइलेंस? वी वांट एक्टिविटी, रोबस्ट एक्टिविटी, हालांकि हल्ला भी नहीं होना चाहिए। सो आई फोकस्ड ऑन लेजर्स, क्योंकि मैंने लंदन में देखा था। उसके बाद एक के बाद लेते गया, तो पहले पीपल स्टार्टेड कॉलिंग मी द फादर ऑफ लेजर्स। अब 2015 के बाद बोल रहे हैं ग्रैंडफादर ऑफ लेजर्स। अब इस तरह अगर और 5 साल चलाएंगे तो बोलेंगे ग्रेट ग्रैंडफादर ऑफ लेजर्स। तो बस ऐसे ही चलता है। कितने प्रकार के लेजर्स यूज करते हैं? देखिए, मेरे पास तो अभी फ्रैक्शनल CO2 के लेज़र हैं, दिस इज़ द अल्ट्रा पल्स, और आल्मा के लेज़र्स हैं, हार्मनी प्लेटफॉर्म, जिसमें 5-6 हैंड पीस चढ़ते हैं अलग अलग। उसके बाद 3 हेयर रिमूवल लेज़र है मेरे पास, क्योंकि और 3 क्यूस्विच लेज़र्स हैं, 1064, 532। और फिर हमारे पास डिवाइसेस हैं फॉर रेडियो फ्रीक्वेंसी टाइटनिंग, हाईफू। तो 14-15 मशीनें हैं, करीब 5-6 टेक्नोलॉजीज आ जाते हैं उसमें। क्योंकि एक हेयर रिमूवल लेज़र अगर ख़राब हो गया चलते चलते, तो उसका डाउन टाइम 3-4 दिन लगता है वहाँ से आके ठीक करने में, more than 4 days sometimes. Can't afford that because we have many clients every day. So we needed 2, now I have 3. और अलग अलग टेक्नोलॉजी वाले, ये 3 फ्रीक्वेंसी वाले, 2 फ्रीक्वेंसी वाले, और सिंगल फ्रीक्वेंसी वाला 1064 लॉन्ग, हर एक चीज़ है हमारे पास, वेर इन बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजीज। और मेरे फिलॉसफी में देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज, द बेस्ट आई कैन अफोर्ड। क्योंकि माई थिंकिंग हैज ऑलवेज बीन कि आप अगर कुछ मशीन को खरीदते हो ना, अगर आप सेकेंड क्लास मशीन लोगे, हम हमेशा ये बोलते हैं यंग डर्मेटोलॉजिस्ट को, कि अगर आप सेकेंड क्लास मशीन लोगे और आप फर्स्ट क्लास डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, तो 5 साल में आपका रिजल्ट खराब होते होते लोग सोचेंगे कि आप भी सेकेंड क्लास डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। इसीलिए बेहतर है कि यू वेट फॉर 3-4 years, सेव सम मनी एंड बाय अ फर्स्ट क्लास लेजर। देन इवन इफ यू आर अ सेकेंड क्लास डर्मेटोलॉजिस्ट, आपका 5 साल में फर्स्ट क्लास रिजल्ट आने पे लोग सोचेंगे कि आप फर्स्ट क्लास डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। तो कभी भी उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, क्योंकि योर लेजर्स आर लाइक योर आर्म्स, लेफ्ट आर्म राइट आर्म जैसे है। वो आपका अगर लेज़र अच्छा नहीं होगा तो रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे, तो लोग अलग जगह चले जाएंगे। दे विल से कि ये तो ठीक नहीं बन रहा है। क्योंकि अल्टीमेटली रेपुटेशन आपका कैसे बनता है? नॉट बाई स्पीकिंग वेरी नाइसली, नॉट बाई मेकिंग वेरी ब्यूटिफुल कलर्ड रूम्स, बढ़िया स्क्रीन वगैरह। रेपुटेशन इज द सम टोटल ऑफ व्हाट पीपल स्पीक बिहाइंड योर बैक। लाइफ में हर चीज में, नॉट जस्ट इन डर्मेटोलॉजी, आपके पीठ के पीछे जो लोग बोलते हैं उससे आपका रेपुटेशन बनता है। सामने कोई थोड़ी बोलेगा, सामने सब बोलेंगे अरे वाह कपिल साहब क्या बढ़िया है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, बट वेदर दे मीन इट और नॉट, यू डोंट नो। तो हर एक आदमी का रेपुटेशन is the sum total of what people speak behind his back, and if your lasers are good, अगर आपका
ये क्या अप्रोच टू पेशेंट्स अच्छा है, आपका एटीट्यूड ठीक है, यू आर गुड टू देम, है ना। तो मैं ऐसे ही बोलता हम लोग थोड़े पेशेंट्स को हम लोग फ्री करते हैं, लेकिन हम ये डर्माटोलॉजिस्ट को बोलते हैं कि देखो यार, जस्ट बिकॉज यू आर डूइंग इट फ्री, बी गिव देम इक्वल इंपॉर्टेंस एंड बी एज नाइस टू देम एज यू डू टू हाई पेइंग पेशेंट। क्योंकि आप एयरलाइन में देखो, कभी कभी आपको फ्री टिकट मिलता है, या कभी कभी आपको अपग्रेड करके बिजनेस क्लास में डालते हैं, तो आपको कैसा ट्रीटमेंट देते हैं, एज इफ यू हैव परचेज द टिकट ना। आपको कोई अच्छा आपने कम पैसा दिया, आपको 2 समोसे कम मिलेंगे, 1 चाय कम मिलेगा, ऐसे नहीं ना होता है। You are treated the same way, though you have paid less or you have been upgraded. And that is the same way it is with us. So when you are treating a patient for free or for a lesser charge, give him the same importance that you would give to a person who has done full payment. आप कैसे डिसाइड करते हैं कि लेज़र बहुत अच्छी है? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो आपको फिजिक्स जानना चाहिए लेज़र्स का, उसका पावर आउटपुट जानना चाहिए, उसके एनर्जी लेवल्स जानना चाहिए, उसके एपर्चर्स जानना चाहिए। 4 लोगों से पूछना भी चाहिए कि कैसा हो रहा है। अब फॉरेन में अगर वो बिक रहा है अच्छी तरह, तो वहाँ के लोगों को मेरा आई अंडरस्टैंड देम, आई नो देम, उनसे भी पूछ लेता हूँ। दूसरे जगह जाता हूँ, सेंटर्स पे ट्राई करता हूँ। लेकिन अभी तीसरी एक काम करता हूँ, विच आई टेल एवरीबडी। एक लेज़र आप कंपनी वाले को बोलिए कि देखिए, आप एक नई गाड़ी ले रहे हैं 20 लाख की, तो आप टेस्ट ड्राइव नहीं लेते हैं क्या? इसी तरह आप लेज़र का टेस्ट ड्राइव ले लीजिए और 5-6 पेशेंट इकट्ठा करके आप उस मशीन को यूज़ कीजिए। 5-10 नहीं, 15-20 भी कर दीजिए। एंड आइडियली दे शुड लीव विद फॉर 1 मंथ विद यू। कम से कम 1 महीना। हमारे जैसे लोगों के पास 3 महीने, सीनियर्स के 1 महीने में, और चाहिए तो आप उसका भाड़ा भी दे सकते हैं या शेयरिंग बेसिस पर कर सकते हैं। तो उसका रिजल्ट देख लीजिए ना। That is the best way. And make sure that you have devices which are powerful, which you must know the physics and the parameters. अभी क्या है, यंगस्टर्स को वो प्रॉब्लम नहीं जो हमें था। अभी गणेश भाई सर फोन आता है रोज 1-2, सर ये लेज़र कैसा है, वो लेज़र कैसा है, ये लूँ या वो लूँ। कॉन्फ्रेंस में लोग आते हैं, इकट्ठा होकर पूछते हैं। Not only me, many of the senior people. So they know that if it is working in Ganesh Bhai's clinic or XYZ's clinic in India and they are doing very well, इसका मतलब क्या, तो मशीन अच्छा ही है। लेज़र लेते समय जब आपने हाँ। बताया कि आपने 98 में फर्स्ट लेज़र हाँ ली, हाँ, कितने रुपए की वो लेज़र थी? वो उस टाइम 18 लाख की थी। 18 लाख यानी आज की 80 लाख करीब, 80 लाख। एंड दैट वाज टेकन विद अ लोन ऑल्सो। तो पार्ट लोन, पार्ट खुद का था। एंड लोन्स वर गोइंग एट 14-15%, क्योंकि एफडी रेट वाज 12% एंड लोन रेट वाज 15 to 18%। तो हाई लोन रेट भी थे उस टाइम, लिया था मैंने। तो कैसे डिसाइड किया सर कि इतनी महंगी लेज़र लेनी है? नहीं, देखिए, वंस यू डिसाइड दैट यू आर गोइंग ऑन अ जर्नी वेयर यू नीड ए प्रॉपर व्हीकल, है ना। अभी आपको रफ टेरिटरी में जाना है तो आप एसयूवी ना खरीदेंगे, छोटी गाड़ी थोड़ी खरीदेंगे। तो इसी तरह आई नीडेड अ लेज़र टू स्टार्ट विद, एंड आई हैड सीन दिस वर्किंग इन सेंट जॉन्स, लंदन। CO2 लेज़र आई थी, अर्बियम आ रही थी, बट आई ऑप्ट फॉर द अर्बियम फर्स्ट। अभी भी है मेरे पास अर्बियम आलमा की। तो इंडिया की सबसे पहले लेज़र आपके पास थी, जैसा आपने इफ बताया। नॉट फर्स्ट, मे बी द फर्स्ट 2 or 3। अब अगर मैं फर्स्ट बोलूँ और कोई आके बोले नहीं मेरे पास फर्स्ट था, डेफिनेटली अमंग द फर्स्ट 2 or 3 लेजर्स। तो क्या आसपास के लोग देखने के लिए आते थे डॉक्टर? हाँ हाँ, आसपास के लोग आते थे। काफ़ी डॉक्टर्स भी आते थे, और यू नो इट वाज अ क्यूरियोसिटी ना, कि किसी के पास ऐसा था भी नहीं। तो ऐसा क्वेश्चन नहीं करते होंगे कि सर इतनी महंगी लेज़र ले ली, इसका अमाउंट कैसे बाहर निकलेगा? I was born to a reasonably wealthy family. My grandfather is a big businessman. He was a diamond merchant, an industrialist. My father had carefully invested that money in stock markets and elsewhere. So I was not hugely rich, but I had enough to go by it. And that is where, when I was about to start 97 में, I asked my father, करूँ या ना करूँ ये, क्योंकि this is a new road. If my father had said no, then I would have said ठीक है, नहीं करेंगे। और आज हम यहाँ नहीं रहते,
इस बात के लिए. बट he was a very conservative man, but he was highly progressive and broad-minded. He said, हाँ कर लेना, क्या होगा मैक्सिमम, आप लोन पे तो नहीं, आप क्लिनिक ले रहे हो अपने. 80 lakhs में मैंने लिया था वो सारा 3,500 स्क्वायर फीट, जो आज 6-8 करोड़ का बनता है. 3,000 स्क्वायर फुट 80 lakhs में मैंने लिया था. तो when I took it, my father said, देखो बेटा ये ग्राउंड फ्लोर का है क्लिनिक, ऊपर का तो है नहीं, और इसमें क्या बनता है आपका कि अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं चली तो यू कैन ऑलवेज रेंट इट आउट टू ए सिल्क साड़ी पैलेस और एन एयरलाइन एजेंसी और टू ए ज्वेलरी. ग्राउंड फ्लोर है, भाड़ा आएगा, घर में आपका लोन है नहीं, क्लिनिक का लोन नहीं है, किसी चीज़ का लोन है नहीं एक्सेप्ट द लेजर दैट यू हैव टेकन. तो अगर आप रिस्क तो आपका बहुत कम है, कुछ नहीं तो भाड़ा आ जाएगा, एंड यू आर कंटिन्यूइंग टू टीच. टीचिंग तो मेरी 2006 तक चल रही थी, तो आई कुड टेक दैट रिस्क बिकॉज आई हैड वन लेग इन ईच बोट. सो एंड आई वॉज नॉट वेरी यंग ना, जब स्टार्ट किया तो फ्रॉम 1980 टू 1997 मेरी पूरी सेविंग्स मैंने ये क्लिनिक में और इसमें लगाई, so that I didn't have to take a loan for that. So my loan only started with the machines. If you are a much younger person and you take a large loan and your practice is not doing well, तो लोग misuse करते हैं लेजर. See, they misuse because they have to pay the EMI. You are tempted to be unethical. Not because you want to be unethical, but because the burden is so heavy. तो इससे क्या होता है, आपका कॉन्शियंस भी मरता है और आपके पेशेंट्स को अननेसेसरी प्रोसीजर्स करते हैं आप, एंड उसमें जो है ना वैसा पैसा ना फलता है ना फूलता है, कुछ नहीं होता है उसका. इट इज़ बैड मनी. तो आई ऑलवेज टेल पीपल कि देखिए, जब तक आपके क्लिनिक में 30 न्यू पेशेंट्स पर डे ना आए, न्यू पेशेंट्स सारे दिन के प्रैक्टिस में, जब तक आपके 30 पेशेंट्स ना आए डेली, और जब तक आपका 3-4 साल का प्रैक्टिस बैठा ना हो, तब तक आप महंगी लेजर्स मत खरीदिए. पेशेंट को सर आप उस समय जब लेजर्स लेकर आए, हाँ, पेशेंट के लिए तो नया होगा, हाँ, तो आपने कैसे इनकरेज किया कि लेजर से भी स्किन ठीक हो सकती है? क्योंकि आई टोल्ड देम, लोग आपको स्कार्स है एक्नी के, अब एक्नी स्कार को ठीक करना है तो ऐसे ही करना पड़ेगा. और हमारे थोड़े वी हैड सम ओल्ड पेशेंट्स ना, अपने खास पुराने पेशेंट थे जिनको मैंने फ्री किया वो मशीन. पहले तो जैसे लेज़र आया, मैंने एक पोटैटो को बॉईल किया, एक टोमेटो को रखा, एक चिकन का पीस रखा, हर चीज़ पे मैं शॉट्स मारता था अलग अलग पावर पे, और फिर ब्लेड से स्लाइस करके देखता था कि कितना डीप गया है. सो आई लर्नड माई लेज़र वर्क ऑन वेजिटेबल्स एंड पीसेस ऑफ चिकन एंड फिश. हाँ, कि हाफ बॉइल्ड पोटैटो, फुल बॉइल्ड पोटैटो एंड रॉ पोटैटो, हर चीज़ पे देखा मैंने. तो एंड देन वी हैड सम ओल्ड पेशेंट्स ऑफ माइन हूम आई ट्रीटेड फ्री. जैसे कि वो लोग बोलते हैं ना, हाथ बैठना चाहिए, तो बैठ गया, उससे आगे. बट वन थिंग अबाउट मी वॉज माई मेन USP इज़ माई ऑनेस्टी अबाउट माई प्रैक्टिस. मैं कुछ छिपाता नहीं हूँ. तो जहाँ भी मैं जाता हूँ लेक्चर्स के लिए, लोग भर के इसलिए सुनते हैं कि मैं जैसा होता है वैसे ही बताता हूँ, कुछ छिपाता नहीं. मैंने उसमें नई किताब में लिखा है, कुक्स वर्सेस वेटर. 2 तरह के ये स्पीकर होते हैं. एक तो वेटर टाइप, मेन्यू कार्ड दिखाएंगे कि इतने कॉम्प्लिकेशन ये है, ऐसा होता है, जैसे कि मेन्यू कार्ड. और एक कुक्स होते हैं, शेफ़, जो कि बना के दिखाते हैं. वैसे टॉक्स होते हैं कि ऐसे करते हैं हम, ये पावर यूज़ करते हैं, ये कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, इस कॉम्प्लिकेशन को हम ऐसे ठीक करते हैं. इस तरह का स्पीकर इज़ द वन यू शुड अटेंड. एंड आई एम द कुक टाइप ऑफ और अ शेफ टाइप ऑफ स्पीकर, wherein I tell them the way it is, and that is the transparency which has brought me to where I am today. अभी किसी नए स्टूडेंट को अगर पहले लेजर लेनी होगी, तो सबसे पहले लेजर उनके क्लिनिक में आप कौन से रिकमेंड करेंगे? हाँ, देखिए, जब मैंने स्टार्ट किया था, आई रिकमेंडेड हेयर रिमूवल लेजर्स, क्योंकि हेयर रिमूवल लेजर्स जो थे बहुत कम थे. अभी तो हेयर रिमूवल लेजर्स भरे हैं, वो गाड़ी पर भी आ रहे हैं ऑन लो शेयरिंग बेसिस. गायनेकोलॉजिस्ट के पास भी हैं,
और बड़े बड़े ब्यूटी पार्लर्स में भी आ गए हैं और क्वैक्स के पास भी आ गए. आई टुडे रेकमेंड ए क्यू स्विच लेजर. A Q switch 1064532 is the best advice now because heaviest work in our country क्या है is laser toning. चेहरा धूप लगते लगते काला हो जाता है तो लेज़र टोनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग आते हैं उसके लिए. उसके बाद फ्रेकल्स आते हैं, टैटूज आते हैं, मोल्स आते हैं, तरह तरह के प्रॉब्लम्स जो हैं विच कैन बी सॉल्व्ड विद अ क्यू स्विच लेज़र. जनरली हाँ. किसी भी टाइप के लेजर्स को अगर पेशेंट यूज करता है, आपने उसको ट्रीटमेंट देना स्टार्ट किया तो कितने दिन में रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं? नॉर्मली देखिए, इफ यू डू a carbon dioxide fractional CO2 laser, you will see a result after 1 week, but that will continue improving for 3 to 4 months. Okay. If you do a Q switch laser for laser toning or for freckles, you will see results within a couple of weeks. If you do it for tattoos, you will see it within a couple of months. So अलग अलग डिजीजेस के अलग अलग टाइम फ्रेम्स रहते हैं. उसको बार बार करना. हाँ, मतलब महीने में एक बार करना पड़ता है, लेकिन दे सी द रिजल्ट इम्प्रूविंग. देखिए, पहले बार लेजर किया तो 20% इम्प्रूवमेंट, दूसरे बार किया तो 40%, थर्ड बार किया तो 60%, बढ़ते जाता है. बट ऑलमोस्ट ऑल दीज लेजर्स है एक चीज है, 100% तो है नहीं. अब 100% किसी चीज में नहीं है. कहाँ है? ना डायबिटीज में है, ना ब्लड प्रेशर में है, ना आस्थमा में है, ना जॉइंट पेन में है, घुटनों के पेन में है, ना माइग्रेन में है. यू शो मी वन डिजीज वेर यू गेट 100%. नहीं मिलता है. 100% आदमी पर एक ही होता है. आज बुखार आ गया और कल 100% बुखार चला गया. बाकी सब चीजें में आप डॉक्टर से पूछिए, डॉक्टर साहब कितना इंप्रूव होगा ये. इफ द इंप्रूवमेंट इज मोर देन 50%, टेक इट. इफ इट इज बिटवीन 30 and 50, यू थिंक कि 30 तो चलो 30 बैटरी हो गया. अगर उससे कम हो रहा है तो फायदा नहीं है. तो पेशेंट को पहले बता देना ठीक है. हाँ, आई ऑलवेज टेल देम. देखिए, आई ऑलवेज टेल this to young dermatologists also, कि always you undersell the result and give more than you give them the expectation. You give them an expectation कि 50% improve हो जाएगा और 70 हो गया तो बहुत खुश हो जाएगा पेशेंट, है ना. और आप बोलोगे 90% क्योंकि you don't want to lose the patient. आप अगर 90% बोलोगे और 80% improve होगा तो पेशेंट इज अनहैप्पी. आप 50 बोल के और वो तैयार हो गया और 70 हो गया तो पेशेंट बहुत कूद के बहुत खुश हो जाएगा. सो एवरीथिंग इज अबाउट एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पेशेंट. लोअर द एक्सपेक्टेशंस, अंडर प्रॉमिस एंड ओवर डिलीवर. ओके. प्रॉमिस कम कीजिए, डिलीवरी ज्यादा कीजिए, उल्टा नहीं होना चाहिए. आपने बताया कि आपने क्लिनिक स्टार्ट किया. हाँ. लेजर्स लेकर आए. बिल्कुल. आप 18 लाख रुपए की लेजर अफोर्ड कर सकते थे. हाँ. तो आप कहीं और बड़ी सिटी में जाके भी प्रैक्टिस कर सकते थे. लाइक आपके बाजू में ही बैंगलोर है, हैदराबाद है, मुंबई है, दिल्ली है. हाँ, मुझे ऑफर्स आए थे. आई हैड इन्वेस्टर्स हु सेड आप बैंगलोर में खोलिए, हम पैसा डालेंगे, आप कोचीन में डालिए ना, हम डालेंगे. बट देन आई थॉट, देखिए, आई विल बी डाइल्यूटिंग माई एनर्जी एंड रिसोर्सेस. यहाँ जाओ, वहाँ जाओ. सी, आई एम अ मैन ऑफ मल्टीपल फैसेट्स. हमें सिर्फ प्रैक्टिस और पैसे की जरूरत नहीं थी. आई नीडेड टू राइट, आई नीडेड टू ट्रैवल, आई नीडेड टू वॉच. देखिए, मैं US ओपन देखने के लिए टेनिस अमेरिका भी गया हूँ. मेरे लाइफ में देयर आर सो मेनी थिंग्स अबाउट इट. इसीलिए ना मैंने 3 किताबें भी लिखी हैं. सो बिकॉज ऑफ दैट आई सेड, देखो, एट द एंड ऑफ द डे. अच्छा, मैं एक छोटी सी आपको बताता हूँ. व्हेन दे टर्न्ड 50, many successful doctors, lawyers, industrialists went back to their school और उनके प्रोफेसर से कॉलेज, एंड they asked their professor कि सर वी वांट स्पेंड टाइम विद यू. तो प्रोफेसर बोले, बात करने के बाद में 1 मिनट मैं कॉफी लाता हूँ आप लोगों के लिए. एंड ही वेंट. व्हेन ही केम, ही ब्रॉट 15 कप्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, शेप्स. थोड़े बहुत ब्यूटीफुल थे, थोड़े क्रैक्ड थे, थोड़े चिप्ड थे, थोड़े ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर, अलग शेप के थे. तो एवरीबडी टुक 1 कप. तो फिर उसने कहा कि देखो आप लोग, एंड दे वर ऑल एक्सप्रेसिंग देयर अनहैप्पीनेस. दे वर वेरी सक्सेसफुल बट दे वर स्टिल एक्सप्रेसिंग की अनहैप्पीनेस, क्योंकि एवरीबडी वांट्स टू बी मोर सक्सेसफुल. और चाहिए और चाहिए. एवरीथिंग इज अबाउट मोर.
इट्स नॉट अबाउट कंटेंटमेंट। तो उसने कहा कि देखो अभी आप लोग सब कॉफ़ी पी चुके हैं, क्या हुआ, आप लोग ने पहले पहले जो गए उन्होंने अच्छे कप निकाले, बाद में जो है टूटे फूटे और जो थोड़े मतलब रंग बदले कप थे वो लिए, लेकिन अंदर क्या था, वही कॉफ़ी न था। तो द कॉफ़ी इज योर लाइफ, सो फोकस ऑन योर लाइफ। The tumbler, the glass, the porcelain, the cup, that is what you are running around. More money, better house, है ना, better clinic, better center, और बड़ा करो और बड़ा करो, भागते भागते थक जाते हो, and the life which is the coffee inside, आप उसको भूल जाते हो. And therefore it is very important for you to focus on a rich, happy life, wherein you spend equal time with your patients, your hobbies, your interests, your children, your wife, है ना. यहाँ आजकल कितने डॉक्टर हैं सांता क्लॉज जैसे हैं, साल में मतलब सुबह जाते हैं वो बच्चे तब तक स्कूल चले जाते हैं, ये रात को आते हैं बच्चे सो जाते हैं, और दे हैव अ गिल्ट कॉम्प्लेक्स. सो इवेंचुअली क्या करते हैं लोग, अच्छे अच्छे गिफ्ट्स देते हैं उनको, यू नो, लाइक सांता क्लॉज, लेकिन देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन द पेरेंट एंड द चाइल्ड, which is so important. लिंक ही निकल जाता है. That is why I said enjoy your life, which is the coffee, and that is why I said नहीं, मैं इसको नहीं बढ़ाऊंगा, इसीलिए नहीं बढ़ाऊंगा कि अगर मैं बढ़ाऊंगा इसको तो हमें काम ज़्यादा करना पड़ेगा, और काम ज़्यादा करना पड़ेगा तो I'll have to give less attention to my family, to my friends, to my hobbies. मैं एक मशीन बन जाऊंगा, I'll become an earning machine. और beyond a certain amount, unless you want to buy a helicopter or a race horse or you know a ship or something very big, आपके पास 5 करोड़ हो या 50 करोड़ हो, लाइफ में क्या फर्क पड़ेगा आपको as you become older. Once you become older, say you cross 60, your children are well settled, whether you have, once you have your own house, own clinic without a loan, if you are plus 5 crores or plus 50 crores, क्या फर्क पड़ता है. लेकिन आप भागते 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 भागते, एक बहुत अच्छी एक रशियन स्टोरी है, मैं आपको बताता हूँ. ए जार टोल्ड द पीपल, वो रशियन जार था ना, कि आप लोग यू कीप रनिंग, वॉकिंग, वॉट एवर, बट यू हैव टू कम बैक बाई सनसेट. द सूनर यू कम, आई मीन इफ यू कम बाई सनसेट, विच एवर लैंड यू हैव ट्रेवल्ड एंड कम बैक इज योर्स. तो लोग तरह तरह के, एक भागा भागा भागा, बाई 2:33 सोचा कि अब वापस नहीं आएंगे तो सनसेट हो जाएगा, और जोर के भागा भागा, सनसेट के 2 मिनट पहले वो पहुंच गया, और एम्परर के सामने ही कोलैप्स्ड एंड डाइड, थक के. तो उसको क्या मिला कब्रिस्तान में, 6 फीट बाई 3 फीट लैंड मिला उसको. भागा कितना था. कुछ ऐसी बात बताइए सर जो मैंगलोर में आपके प्रैक्टिस के दौरान आपको बहुत मन में लग गई हो. यहाँ के लोग जो हैं बहुत ही नरम स्वभाव के हैं, वेरी नाइस, सॉफ्ट स्पीकिंग पीपल, वेरी कल्चर्ड पीपल. ओके. एंड मैंगलोर जो है 8-10 लाख का पॉपुलेशन है, बट इट इज़ डिसेप्टिवली स्मॉल, क्योंकि यहाँ एजुकेशन लेवल बहुत हाई है. इंडिया के 6 बैंक यहीं से निकले थे. हाँ, सिंडिकेट बैंक, कैनरा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, अभी जो यूनियन बैंक बन गया है, कर्नाटका बैंक, बहुत बैंक्स यहीं से निकले थे. This is the banking center of India, and the biggest bankers have all come from Mangalore. तो एक था. दूसरी बात क्या है, यहाँ के करीब 3 लाख लोग गल्फ में काम करते हैं, दुबई, अबू धाबी, सऊदी में. ओके. तो वो वापस छुट्टी पे आते हैं, उनके फैमिली को पैसा भेजते हैं. और आप नज़दीक में देखें तो केरला बॉर्डर, वहाँ के लोग आते हैं, और चिकमंगलुरु, मडिकेरी, भटकल वगैरह नज़दीक के लोग हैं, वो भी आते हैं. सो मैंगलोर हैज़ बिकम अ ड्रेनिंग एरिया, क्योंकि यहाँ 7 मेडिकल कॉलेज भी हैं. 10 लाख की पॉपुलेशन में 7 मेडिकल कॉलेज कहाँ मिलेगा आपको? 7, एंड दे आर ऑल डूइंग वेरी वेल. आप अभी डिस्कशन, हम ऐसे अभी स्टार्ट नहीं किया था, उससे पहले हमें डिस्कस कर रहे थे कुछ. हाँ. आप हिंदुस्तान यूनिलीवर के. हाँ, देखिए क्या है ना, 2002-3 में हिंदुस्तान लीवर की एक फैक्ट्री थी यहाँ पे. अच्छा. तो दे यूज्ड टू मेक सोप्स, अभी बंद हो गई 2 साल पहले. तो उसके मैनेजिंग डायरेक्टर यहाँ आए थे, तो हमें वो मिले, क्लिनिक आए थे तो हमें मिले. तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर पाई, आई थिंक आई हैव बीन ऑल ओवर द कंट्री, आई थिंक मैंगलोर इज़ द मोस्ट ऑनेस्ट प्लेस. पूछे क्यों?
Like I observed, and they're keen observers now. These chairmen observe a lot of things. I observed कि people are coming on two-wheelers, keeping the helmet on the two-wheeler, going into the bank, coming out after 1 hour, the helmet is still there. अब ये हेलमेट कहीं और नहीं मिलेगा, बाकी जगह तो चोरी हो जाएगी, ले जाएंगे और फिर मिलेगा ही नहीं, और लोग चेन करके जाएंगे, हेलमेट को चेन डाल के रखते हैं. सो मैंगलोर इज इंट्रिंसिकली वेरी, एंड इट इज अ वेरी ऑनेस्ट प्लेस. लोग यहाँ के ऐसे क्या है ना, देखिए मैंगलोर में लोअर मिडिल क्लास नहीं, लोअर नहीं, पुअर क्लास नहीं है यहाँ, और वेरी रिच क्लास भी नहीं है. यहाँ के लोग लोअर मिडिल, मिडिल और अपर मिडिल है. दिस सोसाइटी इज वेरी ब्यूटिफुली ऑर्गेनाइज बिटवीन द लोअर मिडिल, मिडिल एंड अपर मिडिल. तो इसे क्योंकि ये बहुत होमोजेनस है यहाँ पर, यहाँ देयर आर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हियर. इट इज नॉट जस्ट मेडिसिन और इंजीनियरिंग और वगैरह. यहाँ जो हैं काफ़ी नर्सिंग कॉलेजेस हैं, डेंटल कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, 40-50 यहाँ कॉलेजेस ही हैं. जैसे वो राजस्थान में है ना, वो IIT के लिए ट्रेनिंग कहाँ देते हैं, कोटा. ये कोटा के मुताबिक है. वंस यू फिनिश्ड कोटा, यहाँ मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग, डेंटल इतने भरे हुए हैं, फार्मेसी वगैरह. और यहाँ फिशिंग इंडस्ट्री है, टाइल्स इंडस्ट्री है, तो तरह तरह के इंडस्ट्री, कैशू इंडस्ट्री है, तरह तरह के इंडस्ट्रीज है. तो एवरीबडी फाइंड्स एम्प्लॉयमेंट हियर. बैक टू लेजर में आते हैं सर. हाँ हाँ, आपने देखा होगा सर, अभी बहुत सारे चैनल्स ऐसे अवेलेबल हैं जहां पर पेशेंट पहले देख लेता है कि ये लेजर अवेलेबल है, ये लेजर अवेलेबल है, ये लेजर अवेलेबल है. क्या एक्सपेक्टेशंस लेकर आता है आपके पास? पेशेंट्स तो एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं कि देखिए, देयर आर टू थिंग्स अबाउट इट. अगर पेशेंट मुझसे 100 क्वेश्चन पूछे तो मैं बोलता हूँ आप फिट नहीं है लेज़र के लिए. और अगर पेशेंट क्वेश्चन ही ना पूछे तो हम उसको भी रिजेक्ट करते हैं. जो 5, 10, 15 पूछे उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि ही इज सेंसिबल. दोज हु आस्क टू मेनी क्वेश्चंस आर पीपल हु हैव आइदर ए बॉडी डिस्मॉर्फिज्म प्रॉब्लम और दे एक्सपेक्ट टू मच. दे विल नेवर बी हैप्पी. देखिए, द अनहैप्पी पेशेंट कैन मेक योर लाइफ मिजरेबल, क्योंकि वो बार बार आएंगे. यू नो, दे ट्रांसफर देयर मिजरी टू यू. उनकी तकलीफ आप पर बैठ जाती है. एंड इवन इफ दे आर बेटर, दे विल से वी आर नॉट बेटर, क्योंकि दे एक्सपेक्टेड मोर. सो ये एक प्रॉब्लम है. और ऐसे भी लोग हैं कुछ बोलते ही नहीं, हमें ढूंढना पड़ता है. आई रिमेंबर जब RBM आया तो एक औरत आई और उसका मैंने लेज़र पील किया, जो स्किन सूखने में 5 दिन लगते हैं, और बोलती है कल हमारी शादी है. अबे शी शुड हैव टोल्ड मी ना कि अगले दिन शादी है, तो मैं नहीं करता. एंड शी हैड लाइट रेड बर्निंग स्किन व्हेन शी वेंट फॉर हर वेडिंग. मेकअप वगैरह लगा के शी सफर्ड थ्रू हर वेडिंग. इसलिए अभी हम जो भी पेशेंट का लेज़र करते हैं पूछते हैं कि अगले 1 हफ्ते में आपका कुछ प्रोग्राम है या नहीं. कुछ प्रोग्राम है, शादी है, कुछ कल्चरल ये है तो नहीं करेंगे. किसी लेजर से किसी पेशेंट का नुकसान हुआ आपसे? हाँ हुआ है, पहले डेफिनेटली हुआ है, क्योंकि आई टोल्ड यू नो आई मेड द रोड. पहले जब मैंने एक लॉन्ग पल्स इंडिया किया तो पावर ज़्यादा हो गया, तो स्कार हो गया. लेकिन धीरे धीरे नेचर टुक केयर एंड रिड्यूस दैट स्कार. उसके बाद हम सर्जन के पास को, प्लास्टिक सर्जन के पास भेज के ठीक कराया. वैसे देखिए, मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि आप जब नई गाड़ी लेते हो तो एक्सेलरेटर थोड़ा ही दबाते हो पूरा, नहीं ना. इसी तरह आप जब नया मशीन लेते हो, जितना भी टेक्नोलॉजी बताएं, जितना भी उसका फिजिक्स आप जानते हैं, जब आप पहले स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट एट 40% ऑफ द मैक्सिमम पावर, 40% ऑफ मैक्सिमम एनर्जी आप स्टार्ट कीजिए. तब क्या है, यू आर सेफ. आप पहले 80% करेंगे तो पावर ज़्यादा बढ़ जाएगा तो जल जाएगा. सो दैट इज़ व्हाट आई नॉर्मली टेल पेशेंट्स. ओके. कई बार पेशेंट्स की एक्सपेक्टेशंस भी ऐसी होती हैं कि अगर लेज़र करवा रहा हूँ तो मुझे कल ही ठीक हो जाएगा. फिर वो पेशेंट्स को फिर आप कैसे हैंडल करते हैं सर? तो हम उनको बोल देते हैं, अगर पूछे तो देखिए आप तैयार हैं क्या कि महीना, 1.5 महीना, 2 महीना लगेगा ये इतने, क्योंकि स्किन हैज़ टू रीमोल्ड. अगर मैं स्कार को तोड़ता हूँ चमड़े के नीचे, तो न्यू स्किन रीफॉर्म होने के लिए हमें मिनिमम 6 हफ्ते से 8 हफ्ते चाहिए. आप उसके लिए तैयार हैं क्या? और अगर धूप लगेगी तो काला हो जाएगा, धूप ना लगे तो भी काला हो सकता है. तो आर यू रेडी फॉर दैट? तो आई हैव टू प्रिपेयर द पेशेंट. एंड जनरली पेशेंट क्या होता है ना, देखिए एक चीज़ है इसमें, आई ऑफन टेल कि अगर जब पेशेंट 5-6 क्लिनिक जाके आया है और थक गया है, इस डॉक्टर साहब आप जो भी करो मैं तैयार हूँ, दैट इज़ अ वंडरफुल पेशेंट टू हैव, क्योंकि ही नोज
कि मतलब he is fed up and anything is better than nothing for him. हाँ डॉक्टर साहब जो करना है कर दीजिए, मैं तैयार हूँ। फिर भी हम एक्सप्लेन करके करते हैं कि जैसे अब देखिए एक एक्ने पेशेंट आए और आप उसको तुरंत बोल दिए कि लेज़र करेंगे तो वो बोलेगा नहीं करना है, बिकॉज ही इज़ नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। लेकिन अगर 3-4 बार आए वो एक्ने ट्रीटमेंट के लिए और ठीक ना हो तो देन यू शुड सजेस्ट हिम कि भाई अब लेज़र करवा लो। देखो अगर ये आपका पिंपल्स एक्ने चलता रहेगा तो उसके गड्ढे बैठ जाएंगे। पिंपल देखिए 5 साल के लिए आते हैं, उसके गड्ढे 50 साल तक रहते हैं। सो अभी आप ट्रीटमेंट नहीं करोगे तो गड्ढे बैठ जाएंगे, और गड्ढे बैठ जाएंगे तो फिर बाद में निकालना मुश्किल हो जाता है। सर लेजर्स के बारे में मुझे एक चीज और पूछनी थी आपसे। हाँ, पूछिए। जैसे सर स्किन टोन हमारे हर स्टेट्स की अलग अलग है, हाँ, टेम्परेचर अलग अलग है, हाँ, तो क्या लेजर्स भी अलग अलग होती हैं सर? नहीं ऐसे नहीं है, ऐसा नहीं। क्या है, मोस्ट इंडियन स्किन इज टाइप 3, 4, 5, 6। 1 और 2 तो बहुत कम मिलेंगे आपको, शायद कश्मीर में थोड़े मिल जाए, बट जनरली टाइप 1, टाइप 2 इज स्कैंडिनेवियन वेस्टर्न स्किन, जो आपको यूरोप यूएस में गोरों में दिखता है। टाइप 3 इज प्रॉब्ली दी लाइक माई टाइप ऑफ स्किन, टाइप 3। तो टाइप 4 और टाइप 5 और टाइप 6 ज़्यादा होते हैं। साउथ आएंगे, आप जितना नीचे आएंगे साउथ ऑफ कंट्री उतना ज़्यादा आपको टाइप 5, 6 मिलेगा। अब नॉर्थ में जाएंगे टाइप 4, टाइप 5 मिलेगा। तो लेजर्स अलग नहीं होते, इनका पावर डिलीवरी अलग करना पड़ता है। जैसे कि द एनर्जी यू यूज ऑन टाइप 3 स्किन गोरों पर इज नॉट गोइंग टू कॉज ए बर्न, बट दैट सेम एनर्जी इन टाइप 5 स्किन विच इज डार्क स्किन टुवर्ड्स द डार्क साइड, डार्क शेड, उसमें जल जाएगा स्किन। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज वंस यू गेट ए बर्न उसका पिगमेंट आ जाता है, हाइपर पिगमेंट, ब्लैक हो जाता है। और उसके बाद वी विल नीड ए लॉट ऑफ हैंड होल्डिंग, क्रीम्स लगाने पड़ेंगे, सनस्क्रीन लगाने पड़ेंगे उसको ठीक करने के लिए। सो द फेयरर द स्किन द लेसर द रिस्क ऑलवेज, बट द मशीन इज द सेम। तो आप कम पावर यूज करते हैं। अगर the skin is darker, like say in the certain southern parts of the country, the skin is darker, use less power to get the same result. This is for cutting lasers. Okay. This is not for HIFU or for micro needling. उसमें तो टाइप 1 हो 6 हो एक ही होता है। आजकल बहुत चल रहा है ना माइक्रो नीडलिंग, रेडियो फ्रीक्वेंसी, दे आर डिवाइसेस, दे आर नॉट लेजर्स। एंड हाँ, एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस, एंड सो आल्सो विद HIFU व्हिच इज टाइटनिंग। इसमें नहीं होता है। ये हेयर रिमूवल में भी देखिए आपको केयरफुल रहना पड़ता है। वेरी डार्क पेशेंट में हेयर रिमूवल में लो एनर्जी यूज करना पड़ता है, नहीं तो बर्न होने की चांसेस ज्यादा हो जाती है। कोई ऐसी टिप आप देना चाहेंगे कि सर न्यू यंग डॉक्टर आया है, हाँ, और एक सीनियर डॉक्टर है, हाँ, जिन्होंने बहुत समय से हाँ कनेक्शन करने की कोशिश करी होगी, कुछ ऐसी लेजर्स के बारे में नॉलेज मिल जाए, हाँ, या कोई ऐसी बुक मिल जाए जिससे मैं पढ़ के लेजर खरीद लूं, कोई ऐसी नॉलेज जो सबके लिए? देखिए पहली चीज क्या है कि मैंने हर जगह देखा है, डॉक्टर्स विल स्पीक अबाउट द गुड रिजल्ट्स। अपने जैसे कॉन्फ्रेंस में जाएंगे अच्छे अच्छे रिजल्ट दिखाएंगे, उससे क्या होता है ना, यंगर डॉक्टर का सपना जो है इट गेट्स एक्टिवेटेड। बट असल में दिखाना चाहिए जो मुश्किलें आती हैं, जो गलतियां होती हैं हमारी। तो इसलिए मैंने करीब 8 साल पहले I launched a book called Complications in Cosmetology, Crafting Cures. Okay. एक बार चमड़ा जल गया, ये आप पिगमेंट का कर रहे हैं, हिमेंजोमा का कर रहे हैं, स्कार का कुछ भी हो, और अगर कुछ उसमें मिस्टेक हो गया तो उसको फिर हम ठीक कैसे करते हैं। इन लूज टर्म्स में बताता हूँ ना, लोग अच्छा अपना सूट, कोट, शर्ट वगैरह के बारे में बात करते हैं, और मैं वो दिखाता हूँ जो बनियान में छेद हो गए हैं, जो सॉक्स में छेद हो गए हैं। तो आपने बुक में लिखा हुआ है? हाँ, मैंने लिखा है। खराब होने से मैंने करीब 15-16 लीडिंग ऑथर्स जो हैं, बड़े बड़े हस्तियां लेजर्स के, उनसे चैप्टर्स लिखवाए हैं। मैंने भी चैप्टर्स लिखे हैं उसमें। सो इट्स नॉट ओनली माइन, आई हैव एडिटेड द होल थिंग। द मेन कंट्रीब्यूशन इज माइन, गाइडिंग लाइट इज माइन, एंड देयर आर मेनी बिग लेजर performers, laser dermatologists who have contributed, and all of them have shown the problems which have taken place with their machine and how it has been rectified and what to do and what not to do, which is a very important. इसीलिए 8 साल से बहुत बिक गई है किताब। Can you tell the name of that book? Complications in Cosmetology,
सी क्राफ्टिंग क्योर्स, ओके सब सी में आता है। हाउ टू क्राफ्ट ए क्योर, ठीक है अब हो गया लेजर, इसमें गड़बड़ हो गया तो हम कैसे ठीक कर सकते, एक। और दूसरी, गड़बड़ ना हो इसलिए क्या पैरामीटर यूज करना है, तो डिटेल हाँ उसमें है पूरा, विच इज वेरी यूजफुल टू एनीबडी ना। जो भी लेजर लेता है अगर वो एक किताब उसको आप हाथ में पकड़ा देंगे और एक दूसरा वाला ये हैमस्टर व्हील पकड़ा देंगे तो उसका लाइफ कंप्लीट हो जाएगा कि पहले कैसे लेना है, क्या लेना है, और अगर ले लिया तो लेने के बाद उसको कैसे चलाना है, दोनों है इसमें पूरा बुक में। हाँ दोनों किताब आप मिला देंगे। जो हैमस्टर व्हील ऑफ प्रैक्टिस लेता है अगर वो कॉम्प्लिकेशंस इन कॉस्मेटोलॉजी की किताब भी ले ले तो उसका मतलब यू नो द फ्रंट साइड ऑफ द मून एंड द बैक साइड ऑफ द मून दोनों दिख जाता है। दोनों दिख, वैसे बैक साइड ऑफ मून कहाँ दिखता है, मून का तो सिर्फ फ्रंट साइड दिखता है, बैक साइड नहीं दिखता है। तो द बैक साइड ऑफ द मून इज द कॉम्प्लिकेशंस जिसके बारे में लोग कुछ बोलते हैं नहीं। ओके हाँ कुछ पेशेंट सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं और वो आपके पास आते हैं कि सर वो वाले लेजर से मुझे कर दो, तो उन पेशेंट्स को आप कैसे हैंडल करते हैं कि वो खुद तैयार होके आते हैं कि ये वाले लेजर से कर दो? हाँ देखिए इसमें दो चीजें हैं, मैं आई डिवाइडेड क्लियरली। देखो भाई एक चीज है या अच्छा एक आप टॉप रेसिंग ड्राइवर का नाम बताइए, आपने सुना होगा लुइस हैमिल्टन, ठीक है वर्ल्ड्स नंबर 1 ड्राइवर है। ठीक है जैसे गाड़ी अच्छी होनी है ड्राइवर भी तो अच्छा होना है। ओके हाँ तो अगर आप मेरे पास आएंगे, मैं अच्छे मशीन यूज करता हूँ और उसके पीछे मैं हूँ काम करने के लिए। ऐसा नहीं कि लेजर से सब काम बनता है, लेजर जो चलाने वाला डॉक्टर है उसे भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। सो यू नीड ए गुड लेजर एंड यू नीड गुड ऑपरेटर बोथ। जैसे मैं बोलते हैं ना, आई टेल दिस टू अ लॉट ऑफ डॉक्टर्स ऑल्सो कि यू शुड हैव, कब अच्छा डॉक्टर बनता है, गुड सीड शुड फॉल ऑन गुड सॉइल। अच्छी बीज कहाँ जानी चाहिए, अच्छी जमीन में जानी चाहिए जिसमें खाद हो, फर्टाइल हो, तभी ना बनता है, एक से थोड़ी बनता है। अभी सर इंडिया में ये देखा जा रहा है कि आपके पास जो लेजर है, लाइक आपके पास एक ऐसी लेजर है जो सफेद कलर की दिखती है, उसके ऊपर सो एंड सो नाम लिखा हुआ है, सेम लेजर ऐसे सलून्स में भी अवेलेबल है नहीं, और वो आपसे कम पैसे में भी ठीक करने को रेडी है। नहीं तो कितना रिजल्ट आता है उसमें? नहीं अच्छा नहीं आता है। देखिए बिकॉज दे आर अंडर पावर्ड, दे आर पैसिव लेजर्स नॉट एक्टिव लेजर्स। अभी क्यू स्विफ्ट में 2-2.5 लाख के लेजर आ रहे हैं विच आर पैसिव लेजर, दे डोंट वर्क वेल, अंडर पावर्ड हैं और जल्दी खराब हो जाते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने एक बहुत अच्छी एक पढ़ी थी 2016 में करीब 75,000 लेजर्स केम फ्रॉम चाइना। देखिए चाइना की जो क्वालिटी है लेजर्स की वो लीस्ट है। सो 75,000 लेजर्स वर इम्पोर्टेड इनटू इंडिया, ईच कॉस्टिंग 75,000 रुपीज। ओके And none of them went to a dermatologist clinic. तो कहाँ गए वो? ब्यूटी पार्लर में गए। हाँ ब्यूटी पार्लर में क्या होता है, लोग जाते हैं, देखिए ऐसा क्या होता है ना, 10-15 हज़ार, इंडियन मेंटालिटी कैसे है, 20-30 हज़ार का काम कर रहे हो तो ठीक होना ही है, 10 हज़ार को हो तो थोड़ा झगड़ा मार लेंगे, 1-2 हज़ार में काम करते हो ठीक नहीं हो तो चलो यार क्या 2 हज़ार ही ना गया, ऐसा थिंकिंग है। तो ये सस्ते लेजर्स में सस्ता काम होने से थोड़े लोग चलो बोलते आइदर दे कांट अफोर्ड इट और दे थिंक। देखिए दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग, अगर आप रास्ते पे जा रहे हैं और आप मारुति कार देखते हैं तो आपको मालूम है ये 15-20 लाख की आती है, और अगर आप मर्सिडीज को देखते हैं तो आपको मालूम है 1 से 1.5 करोड़ की आती है। ठीक है, तो आपको उसमें फर्क दिखता है। अब क्लिनिक में जाता है पेशेंट, ही सेज लेजर है, डॉक्टर बोलता है, ही डजंट नो वेदर द लेजर इज अ हाई क्वालिटी लेजर और एवरेज लेजर और अ चीप लेजर। उसके लिए तो लेजर, इसलिए काफी पेशेंट्स लेजर करके हमारे क्लिनिक में आते हैं विद प्रॉब्लम्स और नो रिजल्ट। तो हम उनसे पूछते हैं कौन सा लेजर किया, डॉक्टर का नाम बताते हैं लेकिन लेजर का नाम नहीं मालूम। यहाँ छोड़िए, दुबई से भी आते हैं तो उनको नाम मालूम नहीं। ओके हाँ, अमेरिका से आने वाले पेशेंट अवेयर रहते हैं कि तो इसमें अवेयरनेस की कमी है। अवेयरनेस की, उनके लिए लेजर है, जैसे समोसा है।
रसगुल्ला रसगुल्ला है, इस तरह का। ओके। इसमें बेटर क्वालिटी, लोअर क्वालिटी, मिडिल, इसीलिए क्या ना बहुत डर्मेटोलॉजिस्ट बहुत महंगा लेजर नहीं लेती, क्योंकि इसका पैसा 2 साल में निकालना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि इंडिया एक सिस्टम ऐसा है कि इन द मेजॉरिटी ऑफ कैटेगरी 3C सिटी, सी कैटेगरी और डी कैटेगरी में 5 से 10 हजार का बिल जो बनता है ना, पेशेंट इज ओके विद दैट। उससे जो ज्यादा देने वाला है 30, 40, 50, ही विल गो टू बॉम्बे, दिल्ली, हैदराबाद, बैंगलोर, बड़े सिटी में। सो ए कॉस्टली लेजर कैन बी जस्टिफाइड इन द बिगर सिटी, बट इन उसका पैसा निकालना मुश्किल हो जाता है छोटे सिटी में। दिस इज द यू इशू। मीन कि वो जो लेजर्स हैं वो बस दिखने जैसे आपके लेजर जैसी है? नहीं, दे आर एवरेज टू गुड। अभी मेजॉरिटी ऑफ डर्मेटो, अब देखिए मैं सच बता रहा हूँ, अब आप हुंडई लीजिए, अच्छी गाड़ी है, होंडा लीजिए सिटी, या आप किया लीजिए, कुछ भी लीजिए, 15, 20, 30 लाख की गाड़ियाँ, दे आर वेरी गुड। दे हैव 80% ऑफ व्हाट इज अवेलेबल इन BMW और मर्सिडीज और ऑडी, है कि नहीं? काम अच्छा चल जाता है, ओके। तो दे आर हैप्पी विद इट, पैसा भी जाता है। आपको उससे वो 20% ज़्यादा बेटर लेजर चाहिए तो आपको 3 गुना ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो किस सिटी में सपोर्ट होगा? A क्लास सिटी में ही सपोर्ट होगा जहाँ पैसा ज़्यादा है। अब मैंगलोर में क्यों सपोर्ट हो रहा है? मैंगलोर में इसलिए सपोर्ट हो रहा है कि बहुत लोग यहाँ ट्रीटमेंट के लिए दुबई से आते हैं। दुबई तो सिर्फ 3 घंटे का रास्ता है मैंगलोर से। ओके। तो मैंगलोर दिल्ली फ्लाइट एंड मैंगलोर दुबई फ्लाइट इज द सेम टाइम, फ्लाइंग टाइम इज द सेम। ओके। इनफैक्ट आप देखेंगे ना, मैंगलोर दुबई का टिकट भी सस्ता है मैंगलोर दिल्ली से। एयर टिकट जो है आपको काफी सस्ते मिलते हैं। अभी एक बता रहे थे आप, हाँ। कोट कर रहे थे कि कुछ 10 सिटीज में मैंगलोर हाँ, आता है। मैंगलोर देखिए आप, इफ यू आर लुकिंग एट द वेल्थिएस्ट 10 डिस्ट्रिक्ट्स, मैंगलोर इज नंबर 8 ऑल ओवर इंडिया। ऑल ओवर इंडिया। तो यू नो यू हैव इवन मुंबई वन एरिया इज नंबर 9। किस सेक्टर में मैंगलोर आ गया है सर? मैंगलोर इज एजुकेशन में तो बहुत हाई है। ठीक है। हर तरह के कॉलेज हैं यहाँ पर, हर तरह के प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं, तो एजुकेशन में हाई है। आईटी में बहुत आगे है। आईटी में हाँ, मैंगलोर आ यहाँ गया है? इन्फोसिस की एक बहुत बड़ी ये है, एस्टैब्लिशमेंट है, और मल्टीनेशनल्स भी काफ़ी है यहाँ पर। इट इज़ अ वेरी बिग आईटी सेंटर ऑल्सो। ओके। एंड यू सी द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इज दैट वेदर यू टेक आईटी और वेदर यू टेक एजुकेशन, बोथ आर नॉन पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज। पोल्यूशन नहीं होता है इसमें। सही इसमें बात है एक सर। धुआं निकलने वाली फैक्ट्रियां नहीं है। देयर इज नो पोल्यूशन, इज वेरी क्लीन। सो ये दो है। और उसके बाद यहाँ पर बिजनेस ऑफ फिशिंग वगैरह है। फिशिंग इंडस्ट्री इज अ बिग इंडस्ट्री हियर। ओके। हाँ, और ये मेडिकल ट्रीटमेंट, टूरिज्म के लिए काफ़ी पेशेंट आते हैं। बैक टू लेजर्स पे आते हैं सर। हाँ फर्स्ट आपने कॉन्फ्रेंस में हाँ, लेक्चर कहाँ पर दिया था आपने? अभी तो याद नहीं है कि कहाँ फर्स्ट दिया था, लेकिन 2000 से तो साल में 10-15 टॉक्स होते हैं हमारे। करीब 400-500 टॉक्स हो चुके हैं हर जगह, हर तरह के, हर लेज़र पे, हर लेज़र के प्रॉब्लम पे, हर चीज़ पे, इंक्लूडिंग द बिजनेस ऑफ बाइंग ए लेज़र, प्रैक्टिस मैनेजमेंट में, तो हर चीज़ का चल रहा है। तो कई डॉक्टर्स ऐसे भी होंगे जो आपसे कनेक्टेड होंगे, आपसे बहुत हैं। पूछते होंगे। देखिए, हमारे में एक था कि जब तक मैंने केएमसी छोड़ा मेडिकल का और केएस हेगड़े, तो जो भी हमारे स्टूडेंट थे जो पास हुए, उनको मैं फ्री में 1 महीने क्लिनिक में बैठाता था पास होने के बाद कि देखो भाई लेज़र ऐसे चलता है, देख लो। तो काफ़ी लोगों ने मेरा मॉडल ऑफ प्रैक्टिस अपनाया है अपने अपने गांव में, एंड दे आर वेरी सक्सेसफुल। मैं गूगल पे स्टोरी देख रहा था हाँ कि आप बांग्लादेश में भी फेमस हैं। हाँ, मतलब बांग्लादेश के लोग यहाँ हमारे पास ट्रेनिंग के लिए आए हैं, और मैंगलोर में 2-3 कॉन्फ्रेंस में बांग्लादेशी लोग भी आए हैं, डॉक्टर्स, आपसे सीखने के लिए। हमसे सीखने के लिए। वो आए थे कॉन्फ्रेंस के लिए, फिर हमसे हमारे पास सीखने के लिए ठहरे और थोड़े ट्रेनिंग के लिए आए। और बांग्लादेश के काफ़ी लोग अभी नहीं आ रहे हैं, अभी अब उनको वीज़ा मिलने में मुश्किल हो रहा है। 1 साल से देयर इज सम प्रॉब्लम गेटिंग वीसास, बट अदरवाइज यस, बांग्लादेशी डॉक्टर्स आर प्लेंटी। सीखने के लिए आते हैं आपसे? हाँ, सीखने के लिए आते हैं, सुनने के लिए आते हैं। आपको क्या लगता है सर, लेजर्स का फ्यूचर क्या है?
बहुत ही अच्छा है लेज़र्स का फ्यूचर। देखिए अभी दो चीज़ें हो चुकी हैं। पहले क्या था, डर्मेटोलॉजिस्ट को लेज़र लेने से डर था कि क्लिक होगा कि नहीं, इसके पैसे, लेकिन इनका थिंकिंग ऐसा था, अब बदल गया है। मेरे जैसे लोग आए तो बदल गया कि ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट तो थिंक करता ही नहीं है, वो फेको मशीन लेता है, माइक्रोस्कोप लेता है। रेडियोलॉजिस्ट तो इमीडिएटली वो स्कैन मशीन लेता है, वो थोड़े ही सोचते हैं, क्योंकि उसके बिना उनका काम नहीं चलता है, तो लेते ही लेते हैं उन लोग। हमारे लोगों के पास और व्यवस्था है ना, बायोप्सी, कॉटरी, क्रायो, ये बोटॉक्स, फिलर, ये भी सब है ना, फैट रिमूवल, हेयर ट्रांसप्लांट, जिसमें आपको स्किल चाहिए लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। लेजर में कैपिटल ज़्यादा लगता है ना भाई। बट करना चाहिए। देखिए करना तो चाहिए। अब देखिए लेज़र जब आप लेते हैं तो आपका हर चीज़ का काम कर सकते हैं। यू कन्वर्ट योर क्लिनिक इनटू अ सुपर मार्केट। अब सुपर मार्केट में जाएंगे सब चीज़ मिलता है ना भाई। इसी तरह आप 4-5 टाइप के लेज़र ले लोगे और उसके साथ बोटॉक्स फिलर करोगे तो क्या होगा, आपका कंप्लीट सुपर मार्केट हो जाएगा। और सुपर मार्केट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी लोगों को हर चीज़ चाहिए। डॉक्टर, आर यू रिमूविंग हेयर? यस। आर यू डूइंग, कैन यू रिमूव माई मोल? यस। कैन यू टाइटन माई स्किन? यस। हर चीज़ का आता है, तो पीपल आर नाउ लुकिंग फॉर सुपर मार्केट टाइप ऑफ प्रैक्टिस। सर आप ये बताइए कि जैसे पहले क्रीम्स, लोशंस, ये सारी चीज़ों से ट्रीटमेंट होता था किसी भी स्किन डिजीज़ का, वो मेडिकल शॉप में डिस्प्ले होती हैं। हाँ, ये वाली दवाई लिखी है, ये वाली दवाई खरीद ली है, ये वाली दवाई हमने लगानी है, ऐसे करके डिस्प्ले होता है। आप कैसे बताएंगे सर पेशेंट्स को कि आपके बाजू वाले कमरे के अंदर कौन सी लेज़र है या वो क्या करती है? देयर आर टू वेज ऑफ डूइंग दिस। एक क्या है कि हम डॉक्टर्स को बोलते हैं कि आप अपने टीवी स्क्रीन पे, ज़्यादातर आजकल हर क्लिनिक में एक टीवी रहता है फॉर पेशेंट्स टू पास टाइम, और उस पर उन लोग सीरियल वगैरह डालते हैं, न्यूज़ डालते हैं। उससे अच्छा है आप अपना एक वीडियो रन करो। यू गेट अ प्रोफेशनल टू टेक अ वीडियो ऑफ ऑल द मशीन्स यू हैव, और वो कैसे चलती हैं। ऑल्सो पेशेंट्स फोटोग्राफ्स विद द आइडेंटिटी नॉट डिस्क्लोज, मतलब आँख पे अगर पट्टी डालेंगे तो मालूम नहीं पड़ता है। ओके। सो यू शो पेशेंट्स एंड यू शो हाउ इट वर्क। सो मान लीजिए एक पेशेंट आया है हेयर रिमूवल के लिए, और यह ऐसे ही आया है फॉर अ स्किन प्रॉब्लम, जो ये वीडियो देखने लगता है, देन ही सीज, ओ मेरा ये मोल निकाल सकते हैं, ओके। मेरा ये हेयर निकाल सकते हैं, मेरा ये स्कार ठीक हो सकता है। सो दे आर एबल टू सी ऑल दैट। सो इट इंक्रीजेज द अवेयरनेस वेरी साइलेंटली। और उसमें क्या होता है, इट लुक्स सो जेन्युइन बिकॉज समथिंग इज बीइंग शोन, कि वो कैसे हो रहा है, हाउ इट्स बीइंग डन, इट्स बीइंग शोन। दैट आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। क्लिनिक को सर कैसा दिखना चाहिए? आपको क्या लगता है कि आज देखिए की डेट में एसेंशियली एक क्लिनिक, अ कॉस्मेटोलॉजी क्लिनिक इज लाइक अ 5 स्टार होटल, क्योंकि इट इज लाइक अ ज्वेलरी शॉप और अ 5 स्टार होटल वेयर अभी लोग क्यों आ रहे हैं, टू लुक मोर एलिगेंट। और अगर आप झोपड़पट्टी में बैठे हैं तो एलिगेंस कहाँ है उसमें। सो यू मस्ट इन्वेस्ट इन अ ग्रेसफुल क्लिनिक, नाइस क्लीन ग्रीन, नाइस पेस्टल शेड्स, लाइट पिंक, लाइट ग्रीन, लाइट ब्लू, लाइट क्रीम दीवार पे, और नाइस पोर्ट्रेट्स, फ्रेंडली पोर्ट्रेट्स ऑन दैट। इट शुड हैव अ गुड गेटअप। जैसे मैं बोलता हूँ आजकल देखिए, इन्वेस्टमेंट इन ए होटल, ठीक है, और अ रेस्टोरेंट, लेट्स से मारिए, लेट अस नॉट थिंक अबाउट होटल्स, लेट अस थिंक अबाउट अ ब्यूटिफुल रेस्टोरेंट। अब रेस्टोरेंट में और कॉस्मेटोलॉजी क्लिनिक में इनिशियल एक्सपेंसेस आर द सेम, विच इज़ क्वाइट हैवी। उनको कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, किचन बनाना पड़ता है, तरह तरह के यूटेंसिल्स लेने पड़ते हैं, टेबल्स वगैरह सेट करने पड़ते हैं। उसके बाद खर्चा बहुत कम है उनको। उसके बाद क्या है, इट्स अ रनिंग एक्सपेंस, टेबल क्लॉथ चेंज करना है बस। हमारे में वैसा ही है, पहले खर्चा बहुत है, आपको बढ़िया क्लिनिक बनाना है, आपको अच्छे लाइट्स डालने हैं, लेजर्स खरीदने हैं। बाद में क्या होता है, सिर्फ बेडशीट चेंज करना पड़ता है ट्रीटमेंट के लिए, एंड मे बी द एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द लेजर एंड द इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। तो इसीलिए द इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन अ कॉस्मेटोलॉजी सेंटर इज हेवी लाइक अ रेस्टोरेंट, बट देन इट रन्स फॉर ईयर्स टुगेदर। तो whenever you start, you must invest in a center which is pleasing to the patient. पेशेंट आए कॉस्मेटोलॉजी तो उसको हाँ ये अच्छा लगता है।
डॉक्टर्स को सर अपने आप को अपडेट्स कैसे दे सकता है? आजकल अपडेटिंग हैज बिकम इजियर. देखिए, मैं आई ऑलवेज टेल दिस टू अ लॉट ऑफ यंगर पीपल कि यू गो एंड वर्क इन ए टॉप क्लास सेंटर फॉर 1 month इफ यू आर हैविंग एक्सपीरियंस. आप 1 महीने काम करो, डॉक्टर के साथ काम करो. लाइक पीपल हु कम एंड वर्क विद मी इन माई क्लिनिक नाउ, आई एम ए डर्मेटोलॉजिस्ट कम फॉर ट्रेनिंग. दे स्पेंड द एंटायर डे विद मी. मैं मेरे साथ पेशेंट देखते हैं और मेरे साथ आके लेजर्स देखते हैं, और उनके सारा दिन होने के बाद हाफ एन आवर क्वेश्चन टाइम देता हूँ मैं. वो उनको बोलता हूँ कि देखिए, पेशेंट के बीच में क्वेश्चन नहीं पूछिए, आप पूरा अपना डाउट नोट कर लीजिए एक शीट पे. एंड ड्यूरिंग टी ब्रेक और लंच ब्रेक, आई हैव लंच विद देम, आई हैव टी विद देम. हम लोग बातें करते हैं अबाउट द प्रॉब्लम एंड हाउ इट कैन बी मैनेज्ड. ओके सर, अभी आपने इतनी सारी लेजर्स के बारे में जानकारी दी, हाँ, ऑल ओवर इंडिया में दी आपने, वर्ल्ड में अलग अलग वेबिनार्स किए, हाँ, जाके वर्ल्ड में मैं बहुत जगह गया हूँ. ट्रेनिंग्स दी, तो Yes, आपको yes. कहाँ सबसे आपको ऐसा लगा कि यार यहाँ मैंने आज कुछ ऐसा कर दिया है कि सबको See, the अवेयरनेस बढ़ most गई? receptive Indians are the most, because इंडिया में जो है इट इज वर्जिन टेरिटरी. नए नए यंगस्टर्स कमिंग, बहुत ही सीखने के लिए. इट्स अ बिग टर्नओवर ऑफ पे. बट द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग्स हैव हैपेंड टू मी इन बार्सिलोना, स्पेन. स्पेन में मैं 5 years आई वेंट एवरी ईयर फॉर 5cc कॉन्फ्रेंस. ओके, एंड डैसिल बोल के है एक, और डैसिल नाम का एक लेज़र एक कॉन्फ्रेंस है, उसके लिए मैं फ्रांस गया, चाइना गया, हांगकांग गया, मेनी कंट्रीज, यू नो, गल्फ कंट्रीज में बहुत बार गया हूँ. आई गिवन लेक्चर्स इन दुबई, अबू धाबी, मस्कट, बहरीन, हर जगह गया हूँ. तो देयर आई फाइंड दैट यू हैव टू टीच देम fully. Whereas when you go to places like Dubai or Barcelona, they have a very high standard, or France, they have a high standard of knowledge. डीप नॉलेज का डिस्कशन होता होगा वहाँ। हाँ, वहाँ मतलब उनको देखिए बेस लेवल ऑलरेडी मालूम है, यानी बैट बॉल पकड़ के सिखाने की जरूरत नहीं है. छोटे से टाउन से निकल के सर पूरे इंडिया के हर कोने में जाके आपने ट्रेनिंग्स दी, आपने सेशंस लिए, हाँ, आपने डिटेल करा, लोगों ने आपको पहचाना कैसे? लोगों ने मुझे पहचाना मतलब कैसे? आप क्या आज आपको लोग बोलते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं, लेजर मैन ऑफ इंडिया. देखिए, पहले बात क्या थी कि मैं मेडिकल कॉलेज में टीचर था, तो बहुत स्टूडेंट्स प्रभावित हुए. They were very impressed with my teaching and very sincere and dedicated teaching of mine. So what happened was, these are the doctors who formed a loyal base of 300 people जिनको मैंने ट्रेनिंग दी, and all of them are spread in different parts of the country. फिर मैंने 300 लोगों को करीब एग्जामिनेशन में एग्जामिन किया. They also were impressed with the way I conducted things and did things for them. क्योंकि मैंने बहुत कम लोगों को फेल किया लाइफ में, शायद एक ही फेल किया होगा. आई ऑलवेज से कि डर्मेटोलॉजी एक लाइन है जहाँ हमें एनकरेज करना चाहिए, क्योंकि इसमें इसी वंस यू आर अ डॉक्टर और अ डर्मेटोलॉजी, यू आर थ्रू आउट अ स्टूडेंट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. क्योंकि मेडिकल टेक्नोलॉजी इवॉल्व्स, डिजीजेस इवॉल्व, तो उसके मुताबिक हमें नए नए चीज़ें सीखनी पड़ती है ना, टिल वी स्टॉप अवर करियर. ऐसा नहीं कि हमने जो 1980 में पढ़ा हुआ आजकल भी वही चल रहा है. काफ़ी नई बीमारियाँ आई हैं, अब आप ही को बता रहे हैं. फॉर इंस्टेंस, मैंने जब 77 में डिप्लोमा किया तो एड्स नाम का प्रॉब्लम ही नहीं था. एड्स स्टार्टेड इन 1981-82. ओके, और कोरोना तो था ही नहीं, 2020 में आ गया. इस तरह नए नए बीमारियां आती रहती है, एंड वी हैव टू अपडेट आवरसेल्व्स. इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ यंगस्टर्स को कि जब भी आप किसी कॉन्फ्रेंस में, कौन से भाई इतने कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, महीने में 2 कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं हर जगह, कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए. अब आपको घूमना है तो जयपुर वाले कॉन्फ्रेंस जाइए, तो वो अंदर बैठने की ज़रूरत ही नहीं है. और आपको और भी घूमना है तो आप केरला वाले कॉन्फ्रेंस जाइए घूमने. लेकिन इफ़ यू आर रियली सीरियस अबाउट अटेंडिंग टू लर्न, देन यू जॉइन द वर्कशॉप. पहले आप देखिए कौन स्पीकर हैं, स्पीकर हैवी वेट है या नहीं हैवी वेट है. उसके पास वो पहले जब उसने क्लासेस लिए हैं, उसने जो लेक्चर स्टॉक्स लिए हैं, सेमिनार्स लिए हैं, वो कैसा रहा मालूम पड़ जाता है ना. अपने इसमें मालूम पड़ता है कौन कैसा है बोल के. सो आई टेल देम कि आप वैसे जगह जाओ जहां आपके पास वर्कशॉप अटेंड करो, कि वर्कशॉप में लोग सिखाते हैं. एंड यू मे हैव टू पे फॉर द वर्कशॉप, बट इट्स स्टिल वर्थ इट.
तो that is one. Second is going to centers where they are doing a lot of lasers and working there. तो ये second होता है. देखिए ऐसे ही आप कॉन्फ्रेंस में जाके सुनोगे ना तो आपको समझ में आएगा, लेकिन देखना एक चीज है और करना एक चीज है. हाथ बैठाना पड़ता है ना, करना एक चीज है. सो बेटर टू वर्क इन अ सेंटर फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इवन अ मंथ, टू लर्न अ लॉट, और गो टू अ वर्कशॉप एंड अपडेट योर नॉलेज. और दूसरी बात हम हमेशा बोलते हैं, मेनी यंगस्टर्स आर एब्सोल्युटली स्कैर्ड ऑफ टॉकिंग टू सीनियर डॉक्टर. उनको मतलब डर लगता है कि अरे भाई ये बहुत बड़े डॉक्टर हैं, पता नहीं ये बात करेंगे कि. ऐसा कुछ नहीं है. जो बड़ा डॉक्टर था वो पहले छोटा था, वो भी आपके जैसे ही था 20 साल 30 साल पहले. उसको कहाँ पकड़ना चाहिए मालूम? कॉन्फ्रेंस में, लंच के टाइम या चाय के टाइम में वो बहुत रिलैक्स रहते हैं. मतलब आपके साथ हुआ है ऐसा? हाँ, अभी क्या हम हमेशा बोलते हैं, देखिए वो आदमी फ्रंट रो में बैठा है, बात करना मुश्किल है. स्टेज पे बात कर रहा है, उससे कैसे बात कर सकते हो? एक बार निकल गया तो फिर वो बात नहीं करेगा. लेकिन 1 घंटा लंच का टाइम होता है, 1 घंटा 2 घंटा बैंक्वेट का टाइम होता है, और चाय का 2 होता है टाइम. उस टाइम व्हेन दे आर हैविंग अ स्नैक और कॉफ़ी, आप उनके पास जाके बात कीजिए, एंड दे आर लाइक चिल्ड्रन, दे विल टेल यू एवरीथिंग. तो डॉक्टर गणेश भाई हाँ, इजी एक्सेसिबल हैं. मैं क्या, एवरीबडी इज इजीली एक्सेसिबल. हालांकि थोड़े लोग पूरा नहीं बताएंगे, मैं तो पूरा बता भी देता हूँ. इसीलिए अब जहाँ भी मैं जाता हूँ, ड्यूरिंग द ब्रेक, टी कॉफ़ी, 10-12 यंगस्टर्स हमें दे सराउंड मी एंड हैव डाउट्स. पहले फ़ोटो खिंचवा लेते हैं, फिर अगर साइन कराना है किताब वगैरह तो करवा लेते हैं, उसके बाद डाउट्स पूछते हैं. और आई एम वेरी फ्री इन टेलिंग देम. देखिए, आई हैव रिटन दिस इन माई बुक ऑल्सो, विल कम टू द बुक्स अ लिटिल लेटर, कि इन द लेटर पार्ट ऑफ आवर लाइफ ना, ठीक है, पहले लोग बोलते हैं इनसिक्योर हैं, छिपाएंगे, मैंने एक नया टेक्निक ढूंढा है, मैं एक नई तरह से करता हूँ, किसी को बताएंगे नहीं. बट इन द लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ आवर लाइफ, मतलब academic life, teaching life, we should happily give our so-called inverted comma secret to the younger generation कि भाई ये ऐसे करो, ये रिजल्ट बेटर आएगा. तो that is real life transfer of knowledge, जो किताब में नहीं है. तो वो मैं करता हूँ, और करना भी चाहिए, क्योंकि if you do not hand over that experience to the next generation, आप उसको लेके कहाँ जाओगे? यू गो टू गॉड, योर लाइफ एंड्स एंड एवरीथिंग इज लॉस्ट ना. तो आपका नॉलेज दे के जाइए 10-15 लोगों को. आपको उतना थ्रेट लग रहा है तो दूसरे गांव वालों को भी बता दीजिए, खुद के गांव वालों. हम तो यहाँ के लोगों को भी बता देते हैं. आई हैव नो इश्यूज एट ऑल. पहले से ऐसा ही है. माई लाइफ हैज बीन एन ओपन बुक. हालांकि 3 बुक लिखे हैं और मेडिकल बुक भी लिखे हैं, but my life is an open book when it comes to machines, lasers, techniques, technologies, हर चीज पे I am free to discuss and I enjoy it. लेजर्स के बारे में आपने बहुत कुछ बताया, बहुत सारी नॉलेज मिली, बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट अब कुछ ना कुछ तो आपसे लेके गए. आज आप बुक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं सर. मैंने ये 1996-98 में लिखी थी. इसका नाम है नो मोरिंग्स. तो दीज मोरिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टेबलाइज अ शिप. एक आदमी जैसे बाहर चला जाता है ना, उसकी मोरिंग्स खत्म हो जाती हैं. एज एन एग्जाम्पल, ये किताब जो है मैंने लिखी थी व्हेन आई वाज इन लंदन फॉर इन 1995. आई वाज इन लंदन फॉर एज अ विजिटिंग प्रोफेसर, तब लिखी थी. अच्छा, इसका मैं एपिलॉग बताता हूँ. द व्हील इज अबाउट अ डॉक्टर कॉल्ड राघवेंद्र आचार्य. फिक्टिशियस है. यहाँ 3-4 डॉक्टर्स का वो मिक्स है, जो इंग्लैंड जाता है, वहाँ बहुत तरक्की करता है, falls in love with a white girl, wants to marry her but is brought here by his parents कि your father is not well. आते ही उसको पकड़ के शादी करा देते हैं. Then he goes back there and he is really damaged psychologically. ये लड़की जो है जिससे उसने शादी की, वो इंग्लैंड आती है, वो भी अनहैप्पी, उसको कुछ काम नहीं चल रहा है वहाँ, बिकॉज शी इज लोनली. बट शी कम्स बैक हियर एंड बिकम्स अ वेरी बिग आर्टिस्ट, वेरी बिग पेंटर. एंड दिस मैन इज लोनली देयर. इनमें काफ़ी गैप हो गया है. दे आर नॉट क्लोज टू ईच अदर.
Then his father dies. Then he goes to Saudi Arabia in the hospital. He works there. But money आ रहा है लेकिन सुकून नहीं है. There is no mental peace. Finally, he comes back when his mother is dying to establish a nursing home for old people, charitable nursing home. And finally, he meets up with his wife and child and gets reunited. तो इसका एपिलॉग सुनिए. The wheel had turned full circle for Rags. Rags यानी राघवेंद्र आचार्य. Only because he had come back. For many Indians who had chosen to adopt Western countries as their new homes, the wheel had stopped short of turning a full circle. जो बाहर जाके वहीं बस गए, उनका व्हील कंप्लीट घूमा नहीं. Wheel of life. They had been emotionally severed from parents, siblings and friends. मतलब कनेक्शन ही टूट जाता है. बरसों बरसों आप बाहर रहते हैं, कनेक्शन टूट जाता है. They were dislodged from the sweetness of their own social setup in small towns. Those Indians who chose not to come back had disappeared in the melting pot of other cultures. अमेरिका के कल्चर में, ब्रिटिश कल्चर में वही मिक्स हो गए, मेल्ट हो गए, बच्चे भी वैसे ही हो गए. There was an emptiness in their lives because they belonged to no one and no one belonged to them. Lack of opportunities in India had compelled them to go abroad to seek a better living and utilize their creative intelligence. Yet, their countrymen could not understand Western values and culture. In the process of living abroad, expatriates यानी हमारे लोग जो बाहर ठहरते हैं had suffered an emotional emptiness in their lives. है ना, एक पौधा उखाड़ के आप बाहर रखते हो, ट्रांसप्लांट, तो उसका जो सराउंडिंग है तो गया ना. Their children would never understand people in their ancestral motherland. अभी देखिए मेरे दोस्त जो हैं जो गए, उनके जो बच्चे हैं देखने में इंडियन स्किन है, एटीट्यूड, थिंकिंग, एवरीथिंग अबाउट देम इज अमेरिकन और ब्रिटिश. कनेक्शन नहीं है, उनको जुड़ते नहीं है. हाँ, their children would never understand people in their ancestral motherland. They would never experience the tranquility of Indian culture. They would have no moorings. बैठ ही नहीं पाते, ना उधर के ना इधर के. अब ये जो किताब है, see all these two books. The first one was written as a lark. There was no money involved. इसमें जो हमें पैसे आए, it has gone to my animal care trust hospital. अभी देखिए सबसे बड़ी समस्या आप देखते क्या हो रहा है दिल्ली में, इंडिया में. हजारों कुत्ते, लाखों कुत्ते हर जगह एग्रेसिव हैं, बाइट कर रहे हैं. क्यों हो रहा है? इसलिए उन्हें हो रहा है कि they don't have an honest, good animal care trust like we have in Bangalore. यहाँ आप आके देखिए, आप बहुत कुछ सीख लेंगे. हम लोग क्या करते हैं, there is no such thing as a stray dog. हमने उनको स्ट्रे बनाया. हर घर से जब ये पपीज होते हैं कुत्तों के, उनको बाहर जाके मार्केट में फेंक के आते हैं इररिस्पॉन्सिबल लोग. तो हम लोग क्या करते हैं आजकल, वो पपीज को लेके हम लोग घर में देते हैं ट्यूबेक्टमी करके. वो जो कम्युनिटी डॉग्स हैं, वो स्ट्रे डॉग्स नहीं है, कम्युनिटी वाले डॉग हैं. अच्छा, कम्युनिटी डॉग होने से आपके घर में ना कोई चोर भी अंदर नहीं आएगा, कुत्ता भौंकने लगता है. और इट आस्क फॉर नथिंग एक्सेप्ट 2 meals, 2 बार खाना, 100% लॉयल्टी. सही बात. तो ये जो हैं डॉग्स, इनको हम लोग ले जाके ट्यूबेक्टमी करा के, मतलब स्टरलाइजेशन करा के, मेल या फीमेल, वी सेंड देम बैक फ्रॉम वेयर दे केम एंड वी हैव डेजिग्नेटेड फीडर्स हर जगह. तो हम हर हफ्ते 70 to 80 सर्जरीज करते हैं मैंगलोर में अगले लास्ट 25 ईयर्स से. और हमारी कॉरपोरेशन 400 रुपया देती है पर डॉग, और हम 400 से 600 खर्च करते हैं. बाहर से पैसा आता है हमें काफ़ी. मैंने खुद एटलीस्ट 80 lakhs to 1 crore मैंने इकट्ठा किया है इन द लास्ट 25 ईयर्स थ्रू कॉन्फ्रेंसेस, सेविंग मनी, डोनेटिंग फॉर चैरिटी, फ्रॉम बैंक्स, फ्रॉम इंडस्ट्रियलिस्ट, फ्रॉम फार्मा कंपनीज, तरह तरह के लोगों से, फ्रॉम माई फ्रेंड्स पैसा. और मैंने खुद बहुत डाला है अपना पैसा, बिकॉज इट गिव्स मी अ स्पेशल प्लेजर. क्योंकि मुझसे लोगों ने भी पूछा कि आप कर रहे हो, आपको एनिमल्स कांट प्रेज यू, एनिमल्स डोंट हैव टू प्रेज मी, आई फील गुड अबाउट इट. इसीलिए आप मैंगलोर में ही घूमिए, देखिए. यू विल नेवर सी द स्ट्रे डॉग मेनेस, यू विल नेवर सी अ प्रॉब्लम
of large packs of dogs attacking. Everything is under control, and therefore this model, we have been given a national award for this also. So I founded this in the year 1999-2000, Animal Care Trust Act. अच्छा, ये किताब एक्सीडेंटल डर्मेटोलॉजिस्ट, मैंने बताया पहले शायद मैं कैसे डर्मेटोलॉजिस्ट बना एक्सीडेंटली. तो इस किताब में आप देखेंगे the whole idea is to take part in the development of students and help them become mature, independent minded and socially responsible adults. ये एक्सीडेंटल डर्मेटोलॉजिस्ट जो बुक है, हम्म, ये डर्मेटोलॉजिस्ट के लिए है कि नहीं, ये सबके लिए. इसमें क्या है, लाइफ लेसन्स है which can be transferred not only to doctors, other doctors of other specialties, it can be also transferred to businessmen, industrialists, any other professional, क्योंकि 80% of this is common for everybody. ये नाम आपका कहाँ से आया एक्सीडेंटल डर्मेटोलॉजिस्ट? ये एक्सीडेंटल इसलिए आया कि मैं एक्सीडेंटली डर्मेटोलॉजिस्ट बन गया, क्योंकि हमने पहले बताया था हाउ आई वाज गोइंग टू बिकम अ जर्नलिस्ट. लेकिन आजकल थोड़ा ऐसे भी लोग हैं जिनका इंग्लिश अच्छा नहीं आया कि डॉक्टर साहब कहाँ हुआ था आपका एक्सीडेंट, कौन सी हड्डी टूटी थी आपकी. सो दिस इज इशू. अच्छा, तो मैंने इसमें लिखा है हाउ माय बेबी स्टेप्स इन प्रैक्टिस. मैंने पहले दिन जो मैंने प्रैक्टिस किया तो सारे दिन कोई नहीं आया था. जब मैं बंद करने वाला था तो एक आदमी आया, उसको हिचकी बोलते हैं ना, हिकअप्स थे. तो ही वाज द स्टेट बैंक ऑफ ट्रावंकोर का मैनेजर, ट्रांसफर होके आया था. हिकअप्स थे, आया. तो हम सोचे कि आज अगर हम इसको ना बोलें, मैं सिर्फ स्किन स्पेशलिस्ट हूँ, तो क्या होगा, कोई नहीं रहेगा आज का पेशेंट, पहले दिन अकाउंट ही नहीं खुलेगा. तो हम बोले ठीक है, इसका हिकअप भी ट्रीट करते हैं. सो आई पुट हिम ऑन एंटी हिकअप मेडिसिन बेस्ड ऑन माय मेडिकल नॉलेज. उसके बाद मेरे लाइफ में कभी हिकअप्स नहीं आए. मेरी प्रैक्टिस इज हिकअप फ्री. सिर्फ पहले दिन ही का हिकअप आया था. उसके बाद देखिए, मैं इमकास गया काफ़ी बड़ी बड़ी लेक्चर्स देने के लिए. उसके बारे में लिखा है, मैंगलोर के बारे में लिखा है, यहाँ की ईमानदारी के बारे में लिखा है. जैसे मैंने आपको बताया था ना, हिंदुस्तान लीवर का, मैंने बताया कि नहीं वो? आपने हाँ, बताया था. तो वही है. उसके बाद टीचिंग के बारे में बताया है, कैसे पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ना पड़ता है, वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि आप स्टूडेंट्स ये बुक से आप चाहते हैं कि हाँ, इन्वेस्टमेंट हर इन व्यक्ति लेजर knowledge कैसे ले करना पड़ता है, बिल्कुल ये बुक से. हाँ, दिस इज अ ग्रेट वे टू गाइड पीपल कि आप कैसे वेबसाइट यूज करते हो, कैसे इंस्टाग्राम यूज करना है, कैसे पेशेंट से डील करना है, कैसे लेजर खरीदना है. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई ऑलवेज टेल यू, द बिजनेस ऑफ बाइंग ए लेजर. कि लेजर खरीदना जो है, आई टेल यू वन सिंपल प्रॉब्लम. आप अगर कल जाके एक गाड़ी खरीदते हो 15-20 लाख का, अगर वो ठीक नहीं है तो आप 100 लोगों को बोलते हो कि ये अच्छा नहीं है यार, हमने गलती किया है कि नहीं. सही बात है. लेकिन अगर आप लेजर लोगे और वो ठीक नहीं निकला तो आप बाहर जाके थोड़ी बोल सकते हो कि ये ठीक नहीं चल रहा है. तो खुद के पांव पर आपको लाड़ी मार दोगे, किसी को बोल नहीं सकते. हाँ, बोल भी नहीं सकते. और लेजर वाले को मालूम है कि वंस यू बाय अ मशीन, even if it is substandard, you will keep praising it because you can't criticize it because it will damage your own career. हाँ, तो बिजनेस ऑफ बाइंग ए लेजर, इसीलिए सोच समझ के, जैसे है ना आजकल वो सेबी का आता है, सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर. आपने देखा होगा म्यूचुअल फंड का. सही बात. इसी तरह सोच कर समझ कर लेजर पर इन्वेस्ट कर. देयर इज अ क्लास ऑफ पीपल 85 हु आर नेट savvy, ठीक है, वो जाके गूगल रिव्यू देख के आते हैं. ये एक्चुअली दिस इज अ वेरी स्टूपिड थिंग. गूगल रिव्यू देख के जाना चाहिए आपको रेस्टोरेंट में खाने के लिए. अब डॉक्टर्स, देखिए मैं बता रहा हूँ क्या आता है रिव्यू. डॉक्टर मेड मी वेट अ लॉन्ग टाइम, डॉक्टर इज नॉट हैविंग पेशेंस. अरे ये 100 क्वेश्चन पूछेगा, डॉक्टर को टाइम कहाँ है, डॉक्टर वॉज रूड. आपको डॉक्टर के पास क्या चाहिए? आपको डॉक्टर के पास चाहिए ठीक ट्रीटमेंट चाहिए. यू आर नॉट गोइंग देयर फॉर द टेस्ट ऑफ कॉफी और द टेस्ट ऑफ फूड, यू आर गोइंग देयर फॉर प्रॉपर ट्रीटमेंट. तो लुक एट हिज क्योर रेट, लुक हाउ गुड ही इज. वर्ड ऑफ माउथ से जाता है. देखिए, 2 टाइप के पेशेंट आते हैं हमारे क्लिनिक में. एक तो वर्ड ऑफ माउथ, जो मैं 45 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, 45 क्या 48 साल से. वर्ड ऑफ माउथ, एक आदमी आया, उसकी सारी फैमिली आई, उसके बच्चे आए, उसके नाती पोते आए भी, इट्स वर्ड ऑफ माउथ. दूसरा है आजकल जो है शैलो
इंस्टाग्राम, गूगल पर रिव्यू, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इस पे आते हैं लोग, नाच गाना करके दिखाते हैं कि ये भी होता है वो भी होता है. Very flimsy patients with no loyalty to the doctor, no loyalty to the center, purely commercial. हम, हाँ भाई, हम 10,000 देंगे, क्या करेंगे आप, इससे हमारा क्या बनेगा, इस तरह के. सो गूगल रिव्यू वाले जो हैं, इट इज मोर टू डू विद द पब्लिक रिलेशन स्किल ऑफ द डॉक्टर. एक डॉक्टर बहुत अच्छी तरह बात करता है, बहुत ही वेरी नाइस सॉफ्ट, बोलता अरे वाह क्या बढ़िया डॉक्टर है ये, बट एक्चुअली हिज ट्रीटमेंट मे नॉट बी गुड, बट ही इज गुड पीआरओ. तो हमको पीआरओ चाहिए, अच्छा काम चाहिए, आपको एक बढ़िया सर्जरी चाहिए या बढ़िया लेजर चाहिए या ऐसा आदमी चाहिए जो कि बहुत अच्छी बात करता है लेकिन कुछ काम नहीं बनता है. बट ये लोग समझ नहीं पाते. पहले आप डॉक्टर को कंसल्ट करो, उससे पूरा समझ लो, फिर गूगल रिव्यू करना. गूगल रिव्यू करके आके डॉक्टर को समझाओ मत कि ऐसे करना है और ऐसे करना है. दैट डजंट वर्क. लेजर का क्लिनिक का एवोल्यूशन कैसा होना चाहिए, हमें हाउ शुड वी, देखिए वंस यू स्टार्ट योर प्रैक्टिस ना, पहले पहले अपने हाथ में होता है, बाद में एज द सेंटर बिकम्स बिगर, यू नीड गुड असिस्टेंट्स, यू नीड काउंसलर्स, यू नीड गुड नर्सेस. आगे आगे जाते वक्त उसके बाद यू नीड कोऑपरेशन ऑफ प्लास्टिक सर्जन, गाइनेक वगैरह वगैरह, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट वगैरह. उसके बाद आपको लॉयल असिस्टेंट्स चाहिए घर में, घर वाले या बाहर वाले, हु विल हेल्प यू ग्रो द बिजनेस एंड डू इट द वे यू वांट इट. और इसमें पूरा जब होता है ना, वर्स्ट क्राइसिस इज फॉर अ डॉक्टर, मैं बोलता हूँ 40 और 50 के बीच में डॉक्टर लोन लेते हैं, बहुत बड़ा स्टार्ट करते हैं और उनको बहुत बड़ी बीमारियां आ जाती हैं. मैंने देखा है, मेरे 2 स्टूडेंट गुजर गए कैंसर से यंग एज पे. इसीलिए हम बोलते हैं कि अब जो गुजर गए उनके क्लिनिक पर लोन था, लेजर पर लोन था, सब था. और अगर कुछ ऐसा हो गया तो लेजर का वैल्यू, 20 लाख का लेजर 5 लाख में नहीं बिकता है, क्योंकि लोगों को एक फीलिंग है कि ये गुड लक वाला लेजर नहीं है. अगर ये हम लेजर पुराना भी हो गया है. पुराना है और गुड लक भी नहीं है, बैड लक हुआ है डॉक्टर को. इंडिया में एक है ना भाई कि लक खराब हो गया तो पूरा खराब हो गया. यही है. फ्रॉम द एज ऑफ 28 to 30 I have been investing in the stock market and I have done very well because I invested in safe companies and good companies जहाँ रोजाना उसका अप डाउन वैल्यूएशन देखने की जरूरत नहीं पड़ता है. I mean it's not like a state lottery कि आप रोजाना लॉटरी का नंबर देखो मिला कि नहीं मिला. तो इस तरह का है. सो और ह्यूमर बहुत ज़रूरी है, ह्यूमर बहुत ज़रूरी है अपने लाइफ में. आई विल टेल यू अ सिंपल थिंग. ए पेशेंट केम टू माय क्लिनिक, पेशेंट नहीं था वो, दरवाज़ा आधा खड़ा खोल के खड़ा रहा, देख रहा है. बोले अंदर आओ. तो नहीं डॉक्टर साहब ऐसा क्या है, मेरे फादर का कैटरैक्ट आपके बेटे ने किया, अरे मेरे वाइफ की डिलीवरी आपकी बेटी ने किया, तो बहुत खुश हूँ मैं. आई जस्ट वांटेड टू सी द मैन्युफैक्चरर ऑफ दीज 2 डॉक्टर्स. तो ऐसे भी होता है. सो हमारी एनिमल केयर ट्रस्ट हमने स्टार्ट की थी इन द ईयर 2000 एंड द इमोशनल कनेक्ट आई हैड बिकॉज दैट आई हैड अ डॉग कॉल्ड मिस्टी, जिसकी फोटो भी है पेज 164. दैट डॉग sensitizing, see, the dog is an animal which is sensitizing, cat bee, sensitizing the people to the wild animal in the forest. नहीं तो हमको वाइल्ड एनिमल से क्या कनेक्ट है. जब हम अपने कुत्ते बिल्लियों को अच्छी तरह देखेंगे तो वी विल बी सेंसिटाइज्ड टू द एनिमल्स इन फॉरेस्ट एंड इन द वाइल्ड एंड वी विल मैनेज देम बेटर, वी विल हैव मोर सिंपैथी फॉर देम. देखिए, हर एक ट्रेन को किसी न किसी रेलवे स्टेशन पे रुकना चाहिए. ऐसा नहीं हो कि ये अंतिम रेलवे स्टेशन हो. बीच में आप रेलवे स्टेशन पर उतरिए, आप वहाँ की भीड़ देखिए, चाय पीजिए, लोगों से बात कीजिए, किताबें खरीदिए, कुछ भी कीजिए, मज़ा लीजिए उस जगह का. क्योंकि 1 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ ए रेलवे स्टेशन इज़ द सोसाइटी ऑफ इंडिया. उस पर क्या नहीं मिलता है आपको. झगड़ा मारने वाले लोग, प्यार करने वाले लोग, गप्पे लड़ाने वाले लोग, चाय बनाने वाले, पानी, लोग भाग के ट्रेन में घुस रहे हैं, अपना नंबर देख रहे हैं, सीटी बज रही है, गार्ड आ रहा है, पुलिस भी घूम रही है, उस पर खाना वगैरह भी आ रहा है, गुड्स पार्सल आ रहे हैं. तो इट इज़ ए क्रॉस सेक्शन ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन द कंट्री, है कि नहीं.
सो रेलवे आप बार बार अपने प्रैक्टिस में किसी न किसी रेलवे स्टेशन में उतरिए, नेक्स्ट ट्रेन को पकड़ लीजिए। ऐसा नहीं कि आप ट्रेन में बैठे और चलते रहे हैमस्टर व्हील और लास्ट स्टेशन में उतरे उस दिन आपका लास्ट डे है, आपको ये भी नहीं मालूम पड़ेगा कि आपका लास्ट स्टेशन था, आपको उतार दिया जाएगा, अब उतरेंगे नहीं, ऐसा होता है। तो यही है। तो दिस वाज द बुक। तो वो ये भी बोल रहा हूँ मैं कि चिल्ड्रन विल नॉट रिमेंबर यू बाय द अमाउंट ऑफ मनी यू लेफ्ट देम ना, उनके साथ भी टाइम स्पेंड करना चाहिए, उनको ज़्यादा निगलेक्ट भी नहीं करना चाहिए, और अपने प्रैक्टिस में फाइनल फेज में वो रिले रेस जैसा बेटॉन बोलते हैं ना, बेटॉन को पास करना चाहिए टू द नेक्स्ट जनरेशन। अच्छा, और एवरी मैन हैज़ 2 लाइव्स, आप एक समझ लीजिए, हर आदमी का 2 लाइफ होता है, एक नहीं। पहला लाइफ जिसमें वो आता है, भटकता है, एंड देन ही गेट्स अ सेल्फ रियलाइजेशन कि मेरा एक दूसरा भी लाइफ है, एंड दैट इज द सेकंड लाइफ। सो एवरी मैन हैज 2 लाइव्स एंड द सेकंड वन डजंट बिगिन until he realizes he has only one। जैसे आप, अरे बाप रे, मेरे ऑलरेडी 30 ईयर्स उम्र हो गई, मैंने अभी तो कुछ नहीं किया है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, चलो अपना एक कंपनी खोलते हैं, दैट इज योर सेकंड लाइफ। सो आपने, मैंने बताने से पहले आपने वो कर दिया है, तो आपको असल में देखो मेरी किताब की जरूरत उतनी नहीं है, यू ऑलरेडी हैव मोस्ट ऑफ दिस नॉलेज। ठीक है, तो बस दिस इज हाउ इट इज। हैमस्टर व्हील इज अ व्हील, जैसे मैंने दिखाया आपको, इट रोटेट्स कंटिन्यूअसली। जैसे हमने बोला ना, लोग ट्रेन पे बैठते हैं, ट्रेन का रेलवे स्टेशन है ही नहीं, तो डॉक्टर हैमस्टर व्हील पर भागते रहता है, 40 साल भागता है, फिर थक के या उसका हेल्थ बिगड़ गया या ना रहा, ठीक है, वो 100,000 आवर्स कैसे आता है? हम दिन में 8 घंटा प्रैक्टिस करते हैं, संडे को छोड़ेंगे तो 313 दिन प्रैक्टिस करेंगे, 2 दिन निकालिए और छुट्टी के लिए, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, तो 311 दिन, 2,500 घंटे, 2,500 आवर्स वी प्रैक्टिस इन अ ईयर। और जब 40 साल हम प्रैक्टिस करते हैं तो 1 लाख घंटा होता है। तो हमारा सारा खेल जो है 1 लाख घंटे का है डॉक्टर का। तो इस 1 लाख घंटे में क्या बनता है, क्या नहीं बनता है, क्या तकलीफें आती हैं, व्हाट प्रॉब्लम्स अराइज, हाउ टू सॉल्व देम, ये सारी इस किताब में है। एंड दिस बुक द हैमस्टर व्हील ऑफ प्रैक्टिस जो है, इट हैज़, जो एक्सीडेंटल डर्मेटोलॉजिस्ट थी वो मेरे बारे में थी, द हैमस्टर व्हील इज अबाउट आवर लाइफ एंड आवर पेशेंट्स। हम हमेशा बोलते हैं कि ये देखिए, खलील गिब्रान ने कहा था, खलील गिब्रान सेड, tortoises can tell you more about the road than hares। कछुआ जो है खरगोश से ज़्यादा जानता है रोड के बारे में। क्यों? Because my 4.5 decade journey in the field of dermatology qualifies for being labeled a tortoise। क्योंकि tortoise धीरे धीरे जाता है ना, सारा रास्ता उसको मालूम है, खरगोश को क्या मालूम है, तो इससे स्पीड से जाता है, उसको मालूम ही नहीं है। So all of which has been said and felt is मेरी experiences in this book। अच्छा, दूसरी बात है, लूजर लीडर करो आप। आपने सुना होगा लूजर लीडर? नहीं, लूजर लीडर क्या होता है? देखिए, आप एक एडवर्टाइजमेंट देखिए, शर्ट फॉर 500 रुपीज बाई 3, 500 रुपीज पर शर्ट। तो आप उस दुकान में जाएंगे, अरे 500 रुपये में बहुत बढ़िया शर्ट मिल रहा है, तो वहां जाएंगे तो आप क्या देखेंगे? 10-15 शर्ट रहेंगे 500 रुपये के, है ना, आप उनको देखेंगे, और ऑल अराउंड 5,000 8,000 की शर्ट है टॉप, उसको देखें, नहीं यार ये तो ठीक नहीं है, तो आप वहाँ जाके 5,000 या 8,000 का 2 शर्ट लेके आएंगे, ये शर्ट छोड़ देंगे, या ये एक लेंगे, वो 3 लेंगे आप। तो इसका मतलब लेजर लीडर का क्या मतलब है कि एक प्रोसीजर आप थोड़ा सस्ता रखिए क्लिनिक में, तो लोगों को लगेगा कि बाकी चीज़ें भी रीजनेबल है, और आए हैं तो छोटे प्रोसीजर के साथ कुछ बड़ा भी करके ले जाएंगे। सो लूजर लीडर इज एन इन्विटेशन प्राइस टू पेशेंट्स टू एक्सप्लोर द इमेंस पॉसिबिलिटीज ऑफ थिंग्स इन योर क्लिनिक। तो क्योंकि कॉस्मेटोलॉजी में तो बिजनेस एंगल है, कॉस्मेटोलॉजी इज अ बिजनेस, डर्मेटोलॉजी इज अ प्रोफेशन। कॉस्मेटोलॉजी इसीलिए ना इतने क्वैक्स आए हैं, क्योंकि इट्स अ बिजनेस, इजी मनी। क्वैक्स आप किनको बोलते हैं? जो डॉक्टर ही नहीं है और डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं है। इनफैक्ट इवन अ डॉक्टर विद एमबीबीएस डजंट हैव नॉलेज, ही इज अ सेमी क्वैक। उसके बाद ओरेटरी डॉक्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पेज 53 पे लिखा है
ग्रेटेस्ट टॉक्स जो थे, चर्चिल, शेक्सपियर, है ना, कैसे बात करनी चाहिए, या पर्सनालिटी, द वे यू स्पीक टू पेशेंट्स, द वे यू स्पीक इन पब्लिक, उससे बहुत कुछ बनता है। अभी हमारे ही देखिए बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े ऑरेटर्स कैसे हैं, वंडरफुल स्पीकर्स, दे हैव ग्रेट पॉइज, दे वेट, दे बिल्ड अ रैपोर्ट विद द ऑडियंस, उसके बाद द ऑडियंस इज विद देम फुल्ली। ओरेटरी इज द बिगेस्ट थिंग। ये डॉक्टर्स को सीखना चाहिए, हाउ टू टॉक इन पब्लिक, हाउ टू कन्वर्स। तो 3 बहुत बड़े हैं ना, एब्राहम लिंकन का जेटिसबर्ग एड्रेस, विंस्टन चर्चिल का वर्ल्ड वॉर 2 एड्रेस, मार्टिन लूथर किंग का आई हैव अ ड्रीम स्पीच। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपने बच्चों को दे शुड बी एज सक्सेसफुल एज वी आर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैंने लिखा है पेज 67 पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नो मैटर हाउ फेमस अ डर्मेटोलॉजिस्ट इन योर क्लिनिक, डोंट कैरी योर एटीट्यूड टू द हाउस। जैसे ही आप घर पहुंचेंगे, when you get home, your success in the clinic should not be a recipe for misery at home. Simply be a caring patient. घर आते हो आप डैडी हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, मदर हो, बड़े डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं हो, बड़े कॉस्मेट, पिजामा पहनो, कुर्ता पहनो और सिंपल बन जाओ। आप बड़े आदमी डॉक्टर हो क्लिनिक में, घर में नहीं हो। घर में वो एटीट्यूड लाना ही नहीं, जैसे कपड़े बदलते हो इसी तरह अपना माइंड सेट भी घर में बदलो, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लीगल रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे ऊपर एक केस हुआ था, एक लेडी को मैंने बार बार केमिकल पील किए थे एक्ने के लिए, बाद में मैंने मुफ्त भी किया था क्योंकि उसके माँ को कैंसर था, उसके पास पैसे नहीं। उसको 6 महीने बाद हेयर डाई एलर्जी स्टार्ट हो गई सिर पे। शी वेंट टू कोर्ट सेइंग कि मेरे पील से वो रेड हो गया है। लकीली हैड ऑल द फोटोग्राफ्स, वो कोर्ट में वो हार गई, लेकिन मेरे 6 साल गए उसमें, खर्चा भी बहुत हुआ लेकिन झुका नहीं क्योंकि आई वॉज राइट। तो दैट इज वाई आई ऑलवेज टेल पीपल ना कि व्हेन यू हैव अ लीगल केस अंडर यू, फॉर यू, ओवर यू, देन इट इज लाइक स्लीपिंग विद अ स्नेक अंडर योर पिलो। अगर कितना भी बड़ा कमरा हो, कितना भी राज दरबार हो, अच्छा बेड हो, अगर आपके तकिए के नीचे एक स्नेक है तो आप नींद नहीं आएगी अच्छी तरह। इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं? You must take consent forms, proper consent forms of patients before the procedure. Take their signatures. Take photographs of the patients before and after the procedure. Take a photograph every time they come. तो फार्मेसी कैसे रखनी चाहिए हमें, प्रोग्नोसिस कैसे देना चाहिए, और एक्सपेंशन ऑफ सेंटर कैसे करना चाहिए। हम यही बोलते हैं कि यंगस्टर्स को, बहुत लोगों को अच्छा लगा ये कि लग्जरी कार, ग्रैंड वेकेशन, फार्म हाउस कैन वेट। पहले आप इन्वेस्ट करो इन योर सेंटर। ओके, पहले 10 साल आप इन्वेस्ट करते रहो सेंटर पे, बाद में आप छुट्टी और मजा कर सकते हैं। सर आपको द लेजर मैन ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है? Perhaps because I was the first person to start, और पहला पर्सन नॉट जस्ट टू स्टार्ट बट टू टीच ऑल्सो। तो मैंने पहले लेजर्स खरीदे, पहले सब लोगों को सिखाया, अभी तक सिखाते आ रहा हूँ। For the last 27 years, I have been buying, teaching and mentoring young doctors and guiding them as to how to go about the laser component of their practice. सर हाउ डू यू मैनेज योर हेल्थ? अब देखिए, आई एम नाउ ऑलमोस्ट 74, अगले 2-3 महीने में आई विल बी 74। 1951 का मॉडल है, हालांकि पोस्ट इंडिपेंडेंस का मॉडल है, but still it is an old model now, and old models need to be carefully serviced. So the biggest thing I think is keeping up our fitness के लिए 2 चीज़ चाहिए। एक तो हफ्ते में 6 दिन या मैं वॉकिंग करता हूँ, या लाइट जॉगिंग करता हूँ, या मैं जिम जाके हल्के वेट्स करता हूँ टू कीप माई मसल स्ट्रॉन्ग। तो 45 मिनट्स टू 1 आवर डेली इन द इवनिंग between 7 and 8 for one of these 3 things. पहले मैं बैडमिंटन खेलता था, टेनिस खेलता था when I was much younger, but now I focus on these things, या स्विमिंग या वॉकिंग या जॉगिंग या जिम। ये मैं हफ्ते में 6 दिन करता हूँ, बिकॉज सारे दिन मेरी लाइफ सेडेंट्री होती है क्लिनिक पे बैठे बैठे। सो आई कीप माई लेग्स एंड जॉइंट्स मूविंग, देन आई एम केयरफुल विद व्हाट आई ईट नाउ, क्योंकि ये जो होंठ है, लिप्स जो है,
they are the enemy, they are the gate from which the enemy enters. The enemy is rich food. आजकल देखिए हम जब when I was growing up, food was so simple. Cooked food था, घर का food था, nutrition. आजकल क्या है? Everything is processed food. Pizza, cutlet, hamburger, samosa, sandwich, milkshake, ice cream. इसमें बहुत खराब कैलोरीज आते हैं, रिच के. इसीलिए आप देखिए ना, 16 साल की लड़कियां 90 किलो की, 17 साल के लड़के 100 किलो के, उनके बाप दादा माँ बहनें सब, माँ आंटी सब 60-70 किलो की. It has become a disease now. Obesity is a big disease in our country, and that is one of the things I always say, stay fit. दूसरी बात है, to stay fit is to stay alert. एक तो I keep myself very active in dermatology and with current events in life. I'm always listening, sports, cricket, कुछ भी हो, politics. और मुझे एक टाइम था, when I turned 70, I felt कि शायद अब स्लो डाउन करना चाहिए. लेकिन तब बाइडेन बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए एंड ही वाज 74. तो हम बोले अरे 74 ईयर ओल्ड चला रहा है अपना देश, तो 70 ईयर ओल्ड को क्लिनिक चलाने में क्या तकलीफ है. और जब फिर मुझे एट 74 वो दोबारा थॉट आया कि अब क्या करे, तो 79 ईयर ओल्ड ट्रम्प हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका. तो 79 ईयर ओल्ड चलाएगा तो चलो यार 74 ईयर भी क्लिनिक चला सकते हैं. सो एज इज नॉट अ फैक्टर एनी मोर, हेल्थ इज ए फैक्टर. सर आपकी लाइफ का बेस्ट मोमेंट बताइए. अच्छे मोमेंट्स तो बहुत हैं, इंक्लूडिंग लैंडमार्क्स इन माय फैमिली लाइफ एंड लैंडमार्क्स इन setting up animal care trust and many other things. But I think the best was the recognition. देखिए अपनों का recognition जब मिलता है ना, that is the biggest recognition. तो हमारे 18,000 स्किन स्पेशलिस्ट की एसोसिएशन है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट, वेनेरियोलॉजिस्ट एंड लेप्रोलॉजिस्ट, IDVL. उन्होंने मुझे the biggest award, which is the Kandhari Award, it was bestowed on me in Coimbatore in the year 2016 for a lifetime of work in dermatology. That is, I think, the best recognition. आपकी सफलता में आपके परिवार का कितना योगदान है? बहुत योगदान है, इसलिए कि I said now, starting from my father and mother who encouraged me to do this, and my wife who has been a wonderful partner in this journey. हम हमेशा बताते हैं, देखिए घर संभालने वाला भी चाहिए ना कोई. हम सारे दिन क्लिनिक में बैठते हैं, घर में बहुत चीज़ें चाहिए, मैनेजिंग अ होम, मैनेजिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फैमिली मेम्बर्स, इट्स अ बिग थिंग. एज अ सिंपल जोक आई टेल माई पेशेंट्स, बेटा ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट है, बेटी गाइनेक है, डॉटर इन लॉ डर्मेटोलॉजिस्ट है, सन इन लॉ एनेस्थेटिस्ट है, मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ. अगर मेरी वाइफ भी डॉक्टर होती ना तो हमारा खाना जोमेटो और स्विगी पर आता, बिकॉज शी इज एट होम. हमें अच्छा खाना मिलता है घर का, न्यूट्रिशियस गुड फूड. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगले 5 से 10 साल में आप कॉस्मेटोलॉजी को कहाँ पर देखते हैं? इट इज़ एक्सप्लोडिंग. इट इज़ एक्सप्लोडिंग बिकॉज एक चीज़ है, पीपल आर रिफ्यूजिंग टू एज. पीपल देखिए 45-50 साल वाला आदमी ही वांट्स टू लुक लाइक ही इज 35. 60 साल वाले को 45 दिखना है, 70 साल वाले को 55 दिखना है. तो एवरीबडी वांट्स टू लुक यंगर एंड दे हैव डिस्पोजेबल इनकम. पहले नहीं ना था, अभी बहुत डिस्पोजेबल इनकम है. इंडिया इज एन ऑक्टोपस इकोनॉमी भी बोल रहे हैं ना. ऑक्टोपस के 8 हाथ होते हैं ना, तो ऐसे करके पूरा खींच लेते हैं. 140 करोड़ लोगों में इंडिया में 6 करोड़ लोग कुछ भी अफोर्ड कर सकते हैं. अगर आप डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं होते तो क्या होते? हमें बताया ना, I would have become a journalist. हालांकि my choice was of being a physician. अगर मैं physician होता तो I would have probably become a cardiologist. आपका कोई ऐसा शौक, कोई पैशन जो आपको बहुत सुकून देता है? स्पोर्ट्स. मैं टेनिस बहुत वॉच करता हूँ, क्रिकेट बहुत वॉच करता हूँ, किताबें बहुत पढ़ता हूँ, करंट न्यूज़ काफ़ी देखता हूँ, वर्ल्ड वाइड एज वेल एज लोकल, एंड टेक डीप इंटरेस्ट इन लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग इन सोसाइटी. सर बहुत कुछ आपसे सीखने को मिला, बहुत कुछ आपने डिलीवर किया, आपको बहुत सारे लोग देखेंगे. एक लाइन में आप नए डर्मेटोलॉजिस्ट को क्या बोलना चाहेंगे
कि वो अपनी ग्रोथ को बहुत अच्छी से देख सकें? देखिए, मैंने soon after I got married in 1977, I went with my young wife to Hong Kong for a holiday. तो रात को मैं बोट पर जब जा रहा था तो बहुत सुंदर लाइटिंग थी। सीको वॉच समझते हैं ना, सीको वॉच की थी और वो बोर्ड पे लिखा था द फ्यूचर नेवर लुक्ड बेटर। तो दैट इज द मैसेज आई वांट टू गिव टू यंग डर्मेटोलॉजिस्ट। अभी आप सनराइज में हैं करियर में, एंड द फ्यूचर नेवर लुक्ड बेटर। माइन इज द सनसेट। So by the time I arrived in cosmetology, it was 2 p.m. in the afternoon, and now it is 6 p.m. आप लोग 6 a.m. पर हो, the future could never be better than this. सारी मैदान खुली है आपके लिए. Go ahead, live a wonderful life, be productive, be charitable, become a complete man. Thank you, sir. Thank you so much, sir.